आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नागिन को। जैसे इन सारी चीजों का हमें पता चलता है नागिन काफी इमोशनल हो जाता है, उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगती है। तभी वो सनवू से पूछता है क्या तुमने जो अभी कहा वो सब कुछ सच है, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है क्या? सनवू कहता है हाँ बिल्कुल मेरे पास सबूत है। ये सुन के नागिन कहता है तुम्हारे पास कौन सा सबूत है, चलो मुझे दिखाओ वो सबूत। तभी सनवू नागिन के सामने एक स्वॉर्ड को फेंक देता है, जिसे देख के नागिन उससे पूछता है तुमने मेरे सामने इस स्वॉर्ड को क्यों फेंका, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सनवू कहता है जो कि तुमने मुझसे करने को कहा मैं तुम्हें प्रूफ कर रहा हूँ कि मैंने जो भी कुछ कहा वो सब कुछ सच है। चलो इस स्वॉर्ड को उठाओ और तुम मेरा गला काट दो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा हो, क्योंकि मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, उन बैंडिट्स के हिड आउट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन बैंडिट्स के हॉल के अंदर नागिन अपनी चेयर पे बैठा हुआ होता है और सनवू उसके सामने अपने घुटनों पे बैठा हुआ होता है। आगे नागिन सनवू से कह रहा होता है इस माउंटेन हिड आउट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने किसी न किसी रीजन की वजह से बाहरी दुनिया को छोड़ के यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, लेकिन मैं उन सभी में से किसी में भी नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है। मैं यहीं पे पैदा हुआ था, यहीं पे पला बड़ा। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मेरी मदद ने मुझे यहीं पे जन्म दिया था और मुझे जन्म देते समय ही मारी गई थी, और जिस इंसान ने भी मेरी माँ को उस समय छोड़ा जब वो प्रेग्नेंट थी उस इंसान के अंदर बिल्कुल भी दिल नहीं हो सकता है। बस मुझे उसके बारे में इतना ही पता है। मेरी मदर ने काफी सारी चीजों से सफर किया है, उनकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख था। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ क्या तुमने इन सारी स्टोरी को खुद से बनाया है अपनी जान बचाने के लिए? अगर बनाया है तो मुझे बता दो। अगर मुझे ये बात पता चली कि तुमने ये सारी चीजें खुद से बनाई और मुझसे झूठ बोला है तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा ऐसा असर करूंगा मैं। ये सब सुन के भी सनवू बिल्कुल शांत रहता है। वो नागिन से कहता है मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो सारी चीजें सच थी, उनमें से कोई भी बात झूठी नहीं थी। तुम्हारा जो फादर था वो हेवनली फेवर बैंक का गन पियोंग था। ये सुनकर नागिन को तो जैसे झटका सा लगा। वो सोच रहा था क्या सच में हेवनली फेवर बैंक का गन पियोंग वो मेरा बायोलॉजिकल फादर था, वो इंसान जिसकी वजह से मैंने पिछले 5 सालों में अपनी स्वॉर्ड से काउंटलेस लोगों को मारा है, क्या सच में वो मेरा बायोलॉजिकल फादर है? यही सोचने के साथ वो सनवू से कहता है तुम ऐसी चीजें भी यहाँ पे बड़ी आसानी से शांत रह के बोल पा रहे हो, मुझे अभी भी इस पे भरोसा करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। मैं अभी भी इस पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ कि गन पियोंग वो मेरा बायोलॉजिकल फादर है। सनवू कहता है जैसा कि मैंने तुमसे कहा था मैं इसे साबित कर सकता हूँ, अगर मैं इसे साबित नहीं कर पाता होता तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आता अपनी जान को खतरे में डाल के। नागिन कहता है आखिरकार तुम इस चीज को कैसे प्रूफ करोगे कि सारी बातें सच है? तुम क्या इस्तेमाल करने वाले हो इस चीज को प्रूफ करने के लिए? सनवू कहता है तुम्हारे पास जो वुडन बॉक्स है मैं उसका इस्तेमाल करके तुम्हें प्रूफ करूंगा कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। ये सुनकर नागिन पहले उस वुडन बॉक्स की तरफ देखता है, फिर सनवू से कहता है क्या तुमने पहले मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया था क्या? ये वुडन बॉक्स पूरी तरह से खाली है, इस वुडन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। सनवू कहता है उस वुडन बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उस वुडन बॉक्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, प्लीज आप मुझे उस वुडन बॉक्स को दे तो सही। ये सुनकर नागिन सनवू की तरफ उस वुडन बॉक्स को फेंक देता है और सनवू से कहता है ठीक है रखो इस वुडन बॉक्स को, जबकि तुम्हें इतना ही चाहिए तो। सनवू उस वुडन बॉक्स को पकड़ लेते हैं और आगे नागिन से कहता है मुझे आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी, क्या आप पेन और इंक का इंतजाम कर सकते हैं? ये सुनकर नागिन कहता है आखिरकार तुम्हें पेन और इंक किस काम के लिए चाहिए? सनवू कहता है मैं आपको बताने की जगह सीधा दिखाता ही हूँ कि मुझे पेन और इंक किस काम के लिए चाहिए। नागिन कहता है ठीक है मैं तुम्हें पेन और इंक देता हूँ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो पेन और इंक के साथ। यही कहकर नागिन सनवू को पेन और इंक दे देता है। तभी नागिन किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या चीज है? तभी हमें दिखाया जाता है सनवू पेन और इंक की मदद से उस बॉक्स के ऊपर कुछ करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उस बॉक्स के ऊपर काफी सारे वर्ड्स अपीयर होना चालू हो जाते हैं जो काफी ज्यादा चमक रहे होते हैं। आगे सनवू कहता है ये एक हिडन लेटर है आपके फादर की तरफ से आपके लिए। नागिन कहता है अगर आप इस लेटर को किसी पेपर के ऊपर उतार दे तो मुझे पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी होगी, मैं सारे लेटर को बड़ी आसानी से पढ़ पाऊंगा। सनवू कहता है ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास अभी तक जितने भी वुडन बॉक्स जमा हुए हैं जो आपने सभी लोगों से मार के उनसे हासिल किया है, उन सभी वुडन बॉक्स के ऊपर भी ऐसा कुछ न कुछ आपके फादर ने जरूर छोड़ा होगा आपके लिए, क्या आप उन सभी वुडन बॉक्स को ला सकते हैं? नागिन कहता है ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यही कहने के साथ नागिन काफी सारे वुडन बॉक्स को सनवू के पास ला के रख देता है। सनवू एक एक करके उन सारे वुडन बॉक्स को चेक करने लगता है और उन सभी के ऊपर देखने लगता है कि आखिरकार उसके फादर ने उसके लिए क्या क्या छोड़ा है। तभी सनवू एक वुडन बॉक्स के ऊपर कुछ नोटिस करता है, जिसे नोटिस करते ही उस वुडन बॉक्स के ऊपर एक कागज को रख देता है ताकि उस वुडन बॉक्स के ऊपर जो भी है वो सभी चीजें उसके ऊपर छप सके। तभी हमें दिखाया जाता है वो नागिन की मदर का फोटो होता है। उस फोटो को देख के सनवू कहता है कि ये देखो तुम्हारे फादर ने कभी भी तुम्हारी मदर को नहीं भूला, वो हमेशा तुम्हारी मदर को याद किया करते थे, इसलिए उन्होंने वुडन बॉक्स के ऊपर तुम्हारे लिए तुम्हारी मदर का फोटो भेजा है। अपनी मदर का फोटो देख के नागिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो सनवू के हाथ से अपनी मदर का फोटो ले लेता है और उसे देखते हुए कहने लगता है मैंने अपनी मदर को कभी भी सामने से नहीं देखा, वो मुझे जन्म देते समय ही मारी गई, मैंने उन्हें सिर्फ अपने सपनों में ही देखा है, लेकिन वहाँ भी मैं उनके फेस को साफ नहीं देख पाता था, उनका फेस वहाँ पे भी धुंधला रहता था। लेकिन आज इस फोटो को देख के वो सारा धुंधलापन गायब हो गया। अब मुझे पता चल गया है कि मेरी माँ दिखती कैसी थी, उनकी स्माइली फेस, उन्होंने हमेशा स्माइल किया सिर्फ मेरे लिए, उन्होंने कभी भी उदासी नहीं दिखाई अपने चेहरे के ऊपर। अब मुझे सारी चीजें याद आ रही है, मुझे सब याद आ रहा है। यही कहते कहते नागिन बिल्कुल रोने लगता है बच्चों की तरह, उसके आंख में से आंसू बहना रुक नहीं रहे
होते हैं। वहीं पे सनवू ये सब देखते हुए सोच रहा होता है फाइनली ये काम कर रहा है। इस मिशन का मकसद ये नहीं था कि मुझे हेवनली फेवर बैंक का पैसा चाहिए, बल्कि इस मिशन का मकसद दो था। पहला था कि उस फॉर्मेशन मास्टर की मुझे लेगेसी चाहिए, और दूसरा मकसद था नागेम खुद मुझे उसको अपनी तरफ करना था, उसे अपनी तरफ लाना था। आगे सनवू हमें बताता है जब वो दूसरी दुनिया में था तो उसने नागेम का एक दूसरा फ्यूचर देखा था, जहाँ पे टियानमू माउंटेन और हेवनली फेवर बैंक की एक लड़ाई होती है ब्लड शेक के कारण। ब्लड शेक एक ऐसी चाल चलता है जिसकी वजह से हेवनली फेवर बैंक और टियानमू माउंटेन के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है। और ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं होती है, बल्कि दो फैक्शन के बीच में एक खूनी लड़ाई होती है जिसके अंदर कोई एक ही जिंदा रह सकता है। और ये लड़ाई काफी लंबी चली, लेकिन फाइनली हेवनली फेवर बैंक को नागेंग ने हरा दिया और उसका मास्टर बन गया, वहाँ का लीडर बन गया वो। और नागेंग जैसी हेवनली फेवर बैंक का लीडर बनता है तो उसे पता चलता है कि हेवनली फेवर बैंक का जो लीडर था वो उसका फादर था। ये बात पता चलते ही नागेंग को ये रियलाइज होता है कि उसने अभी तक जितने भी लोगों को मारा है सब उसके अपने थे, सब उसके रिश्तेदार थे। ये समझ में आता है कि उसने अपने रिलेटिव को अपने हाथों से मारा है। उसको काफी ज्यादा गिल्ट होता है, उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो जब तक जिंदा था वो अपने सीने पे इस बड़े से बोझ को लेके जीता था, उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिली इस बोझ की वजह से। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके फ्यूचर को चेंज कर दिया है। अब नागेंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और इसमें मेरा भी फायदा है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो एक बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है उसे रोकने के लिए मुझे नागेंग की मदद की जरूरत पड़ेगी। आगे नागेंग सनवू के पास जाता है और सनवू से कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। ये सुनकर सनवू खड़े होते हुए कहता है जो मेरी किस्मत में हेवन ने लिखा है मैं बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही बड़े पहाड़ को सिर्फ आपके लिए चढ़ के आया हूँ जिसकी वजह से मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है, मुझे बस एक शराब की प्याली चाहिए, क्या आप मेरे इस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। नागेंग कहता है क्या सच में तुम्हें बस इतना ही चाहिए, तुम्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। सनवू कहता नहीं मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे एक शराब की प्याली चाहिए। ये सुनकर नागेंग एक स्माइल करता है और तभी वो बहुत ही तेज से जोर जोर से हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज बाहर तक आ रही होती है। बाहर खड़े सभी बैंडिट्स उसके हंसने की आवाज सुन रहे होते हैं। ये सब सुन के उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर का अंदर क्या चल रहा है। तभी नागेंग दरवाजा खोलते हुए बाहर की तरफ आता है और सभी बैंडिट्स के सामने जाके उन सभी से कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे हिड आउट के अंदर जितनी भी शराब है उन सभी शराब को बाहर निकालो और एक जश्न की तैयारी करो, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि आज हम सभी को एक छोटा भाई मिला है। इसलिए आज हम पूरी तरह से आज रात को नशे में धूत हो जाएंगे, डूब जाएंगे नशे के अंदर। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी पार्टी की तैयारी हो चुकी होती है और वहीं पे सारे बैंडिट्स और सनवू की स्क्वाड बैठ के शराब पी रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहीं पे उन सभी बैंडिट्स का कैप्टन और मारलुक पंजा लड़ा रहे होते हैं, जहाँ पे मारलुक जीत जाता है और उस कैप्टन से कहता है क्या तुमने देखा मारलुक कितना स्ट्रॉन्ग है। मारलुक एक जंगली घोड़े की तरह है जिसे कभी भी हराया नहीं जा सकता है। सच में तुम सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम सभी लोगों को और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। उन सभी लोगों का हंसी मजाक ऐसे ही चल ही रहा होता है कि तभी हमें रीन को दिखाया जाता है जिसका ध्यान कहीं और ही होता है। वो नागेम और सनवू को देख रही होती है जो उन सभी से थोड़ा दूर बैठे हुए होते हैं। वो उन दोनों को देखते हुए सोच रही होती है ये इंसान सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे लगता है कि मुझे इससे और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तभी सनवू रीन को ऐसे घूरते हुए देख लेता है। वो उसे देख के सोचता है ये लड़की मुझे अजीब नजरों से क्यों घूर रही है, क्या अपनी नजरों से ही मुझे मारना चाहती है क्या। तभी हमें नागेंग को दिखाया जाता है जो सनवू से हंसते हुए कहता है मैं इस पहाड़ के ऊपर काफी लंबे समय से हूँ और मैंने इस शराब को हजारों बार पिया होगा, लेकिन जब मैं आज तुम्हारे साथ ये शराब को पी रहा हूँ तो आज ये शराब के अंदर एक अलग ही मिठास है। यंग ब्रदर क्या आपको ये बात पता है कि आपके साथ वो दोनों जो है उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क को लगा के रखा है। वो दोनों जो दिखा रहे हैं आपको वो असली चेहरा नहीं है बल्कि वो फेक चेहरा है। सनवू कहता है मुझे ये बात पता है। ये सुन के नागेम हंसने लगता है और कहता है मैं फालतू में ही आपकी चिंता कर रहा था, आपके पास जितनी ताकत है आप उतनी ताकत के साथ उन दोनों को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं और हरा सकते हैं। सनवू कहता है हेड आउट लीडर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। नागेम कहता है अगर तुम मुझे हेड आउट लीडर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, अगर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए तो तुम्हें मुझे नागेम बुलाना चाहिए। सनवू कहता ठीक है मैं समझ गया नागेम, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि क्या आप हेवनली फेवर बैंक में जाने का सोच रहे हैं। नागेम कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, कम से कम एक बार तो मुझे हेवनली फेवर बैंक को देखने जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अभी भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे जाननी है। ये सुनकर सनवू सोचता है लगता है कि मुरीम वर्ल्ड में अब काफी ज्यादा तहलका मचने वाला है, मुरीम वर्ल्ड अब पहले जैसा शांत नहीं रहेगा। आगे नागेम सनवू से कहता है यंग ब्रदर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में चाहते हैं कि मिशन फेल होने की खबर बाहर फैल जाए। ये सुनकर सनवू कहता है क्या मैंने तुमसे पहले भी नहीं कहा है, मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ऐसा कर सकते हो, ये ठीक रहेगा। ये सुनकर नागेंग सोचता है अगर मेरे यंगर ब्रदर के मिशन फेल होने की खबर मार्केट के अंदर फैल गई और सभी लोगों को ये बात पता चल गई तो वो सभी लोग मेरे यंगर ब्रदर का मजाक उड़ाएंगे कि मेरे यंगर ब्रदर ने लालच में अंधा होकर कैसे मिशन को सिलेक्ट कर लिया जिसे वो पूरा नहीं कर पाया और लास्ट में आके फेल ही हो गया। लेकिन अगर ये खबर भी बाहर फैलती है कि कोई इंसान छुप के मेरे हेड आउट के अंदर घुसा और मेरे रहते हुए एक मिशन को पूरा कर लिया तो इसकी वजह से मेरे बैंडिट यूनियन की और मेरी काफी ज्यादा बदनामी होगी और इससे मेरे ग्रेट हेड आउट के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। और मैं ये
ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अभी मैं जो सोच रहा हूँ वही सेम चीज मेरा यंगर ब्रदर भी अपने मन के अंदर सोच रहा है अभी, और वो जानता है कि अभी मैं किस पोजीशन के अंदर हूँ, जिसकी वजह से उसने ये डिसाइड किया है कि ये मिशन फेल होने की खबर बाहर फैला दी जाए ताकि मुझे इससे कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि इससे मेरे यंगर ब्रदर को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसने बिना किसी सोचे समझे मेरे लिए ऐसा करने को तैयार हो गया है। यही सोचकर नागिन सनवू के सामने खड़ा हो जाता है और उसको ग्रीट करते हुए कहता है, यंगर ब्रदर मैं तुम्हारे सामने अपने ऑनर और रिस्पेक्ट को दिखाता हूँ। अचानक नागिन को ऐसा करते हुए देख के सनवू भी हैरान हो जाता है। वो नागिन से कहता, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे पहले ही काफी ज्यादा रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड दिखा दिया है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस वही कर रहा हूँ जो सही है। नागिन कहता है, तुम मेरे छोटे भाई होने के रूप में तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए बस इतना नहीं कर सकता हूँ क्या? यही कहकर नागिन अपने पाँव को जमीन के ऊपर पटकता है और सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ करता है, और अपनी तरफ करने के बाद सभी लोगों से कहता है, सभी मेरे बैंडेज भाई मेरी बात को ध्यान से सुने, हमारे यंगर ब्रदर ने हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। उसने अपने मिशन को फेल कर दिया हमारे ऑनर हमारी इज्जत बचाने के लिए, ताकि हमारा नाम ना खराब हो बाहर। ये बिना सोचे कि इस मिशन फेल होने की खबर अगर बाहर जाती है तो उसका नाम भी काफी ज्यादा खराब हो सकता है, उसे भी इससे काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। हमारे यंगर ब्रदर ने हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं आज से और अभी से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यंगर ब्रदर के क्लैन के बीच में और हमारे बैंडिट यूनियन के बीच में एक अलायंस फॉर्म होती है, जिसकी वजह से मेरे कंट्रोल के अंदर जितने भी माउंटेन्स हैं उन सभी माउंटेन्स के ऊपर जाने की परमिशन और उन सभी माउंटेन्स के रास्तों को यूज करने की परमिशन हमारे यंगर ब्रदर के क्लैन को दी जाती है। ये सब सुन के सनवू काफी हैरान हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड है क्योंकि नागिन एक ग्रेट हिट आउट लीडर है। वो बस टियानमू माउंटेन को कंट्रोल नहीं करता है, वो जेनजिंग, जेनजियाओ और एनुअल प्रोविंस की माउंटेन्स को भी कंट्रोल करता है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे सभी माउंटेन्स के अंदर जाने की और उन सभी रास्तों को यूज करने की परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि किसी कमीशन मिशन को पूरा करते समय सबसे बड़ा खतरा होते हैं बैंडिट्स। उन बैंडिट्स से बच के हमें कमीशन मिशन को पूरा करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें रास्तों का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अभी ये दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व हो चुकी है। मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी जल्दी एक साथ सॉल्व हो जाएगी और हम इन परमिशन का यूज करते हुए अपने इन्फ्लुएंस को जेनजिंग के बाहर भी स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इससे हमारे यून क्लैन को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सच में ये काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड है। तभी नागिन सनवू से कहता है, यंगर ब्रदर यही एक लास्ट चीज थी जो मैं आपको दे सकता था, प्लीज मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनकर सनवू जल्दी से नागिन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता और कहता है, मैं खुशी खुशी आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहूंगा। नागिन हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, चलो हम अपनी पार्टी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। यही कहकर वो सभी लोगों से कहता है, चलो इस पार्टी को फिर से हम एंजॉय करते हैं और इस पार्टी को पहले जैसा करते हैं। ये सुनकर सभी लोग चीयर्स करते हैं और इस पार्टी को एंजॉय करना चालू कर देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यून क्लैन के अंदर लीडर जिन्हू को दिखाया जाता है, जो एक चेयर पे बैठे हुए होते हैं और एक रिपोर्ट को पढ़ते हुए सोच रहे होते हैं। जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे हमारे यून क्लैन की और भी ज्यादा बदनामी हो रही है, हमारे यून क्लैन के बारे में और भी ज्यादा अफवाह फैल रही है और साथ ही साथ हमारे क्लैन लीडर भी हमारे क्लैन के अंदर नहीं है और वो अपने साथ काफी सारे पैसों को लेके गए हैं और इसकी वजह से हमारे पास पैसों की काफी ज्यादा कमी हो गई है और हम नई आए भर्ती गार्ड्स को सही से रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से नए भर्ती गार्ड्स काफी तेजी से हमारे क्लैन को छोड़ के जा रहे हैं और ये नंबर दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लीडर जिन्हू ये सब सोच रहे होते कि तभी लीडर जिन्हू को बाहर से काफी सारे लोगों को चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। ये सुनकर लीडर जिन्हू जल्दी से भागते हुए बाहर की तरफ जाते हैं और वो जैसे ही बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि दो गार्ड काफी ज्यादा घायल हालत में होते हैं और उन गार्ड्स के सामने डियोक्चुल होता है जिसने काफी सारे गार्ड्स को बेहोश कर दिया होता है या मार दिया होता है, पता नहीं है अभी तक। आगे वहाँ पे क्लियर क्लाउड के लीडर भी आते हैं जो ये हालत देख के डियोक्चुल से पूछते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे क्लैन के अंदर ऐसे घुसपैठ करने की, तुम्हें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर डियोक्चुल हंसते हुए कहता है, मुझे तुम दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम अपने डिमोनिक आर्ट यूज करने वाले क्लैन लीडर को बाहर निकालो और उससे कहो कि मेरे सामने अपने घुटनों पे आके मुझसे अपनी जान की भीख मांगे, तभी मैं तुम सभी को यहाँ पे जिंदा छोड़ूंगा, वरना आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, ये बात याद रखना। ये सुनकर लीडर जिन्हू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे क्लैन लीडर को डिमोनिक आर्ट का यूजर कहने की, क्या तुम यहीं पे मरना चाहते हो? तभी क्लियर क्लाउड के लीडर भी सभी लोगों से कहते हैं, चलो सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को उठाओ और फाइट के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर सभी गार्ड्स अपनी स्वॉर्ड को उठा लेते और डियोक्चुल के सामने खड़े हो जाते और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं पे लीडर जिन्हू उन दोनों को देखते हुए सोच रहे होते, आखिरकार ये दोनों कमीने अकेले यहाँ पे क्यों आए, इनके साथ इनके कोई भी सबऑर्डिनेट्स नहीं है और ना ही कोई गार्ड्स है यहाँ पे इसके, क्या सच में ये हमसे अकेला लड़ने वाला है? वो ये सब सोच ही रहे होते कि तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसाइपल की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करने की। तभी हमें दिखाया जाता है ये कहने वाला कोई और नहीं, माउंट हुआ शेख का एक एल्डर होता है जो अपने साथ काफी सारे अपने डिसिपल्स को लेके आया हुआ होता है, जिसे देख के लीडर जिन्हू काफी हैरान हो जाते हैं। वो उन्हें देख के कह रहे होते हैं, माउंट हुआ शेख का एक एल्डर
और इतने सारे डिसिपल आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आगे वो माउंट हुआ शेख का एल्डर लीडर जिन्हू से कहता है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी स्वॉर्ड्स को मेरे डिसिपल से अलग हटा लो। ये सुनकर लीडर जिन्हू सोच रहे होते ऐसा किसने सोचा था कि माउंट हुआ शेख इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा और अपने एक एल्डर को यहाँ पे भेज देगा। फिर आगे वो माउंट हुआ शेख के एल्डर से कहते हैं मैं अपनी सावधानी को कैसे कम कर सकता हूँ, वो भी उन लोगों के सामने जिन्होंने हमारे यून क्लैन के गेट को तोड़ के और हमारे गार्ड्स को जख्मी करके हमारे क्लैन के अंदर घुसपैठ की है। तभी वहाँ पे एक डिसिपल होता है जो डियोक्चुल का एक ब्रदर डिसिपल होता है। तभी वो लीडर जिन्हू से कहता है सच में तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें अपना मुंह चलाने से पहले ये देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। क्या सच में तुम लोगों ने ऐसा सोचा था कि तुम हमारे ब्रदर डिसिपल का हाथ काट दोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। उसे यहाँ पे देख के लीडर जिन्हू सोचते मुझे लगा नहीं था कि सोंग होंग यहाँ पे खुद आएगा। वो डायरेक्ट डिसिपल है मास्टर चोंगसुन का। सोंग क्लैन के अंदर फर्स्ट जनरेशन के अंदर सबसे अच्छे लोगों में से आता है ये। मुझे लगा नहीं था कि माउंट हुआ से एक ब्रांच डिसिपल के लिए हमारे साथ रिवेंज लेने के लिए आ जाएगा। मुझे लगता है कि रॉक क्लैन ने माउंट हुआ शेख को काफी ज्यादा पैसा और वेल्थ दिया होगा, तभी वो लोग यहाँ पे हमसे फाइट करने के लिए आए हैं। आगे माउंट हुआ शेख के एल्डर कहते हैं उस डिमोनिक आर्ट यूज करने वाले लड़के ने मेरे डिसिपल का हाथ काट दिया, तो तुमने कैसे नहीं सोचा कि मैं बदला लेने के लिए यहाँ पे नहीं आऊंगा। ये सुनकर लीडर जिन्हू कहते हैं आप बात को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा रहे हैं, आपको अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। आपकी हिम्मत कैसी हो हमारे क्लैन लीडर को डिमोनिक आर्ट का यूजर कहने की। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ है जिससे ये साबित होता है कि हमारे क्लैन लीडर डिमोनिक आर्ट का यूजर है। ये सुनकर माउंट हुआ शेख के एल्डर स्माइल करते हैं और जल्दी से लीडर जिन्हू के ऊपर अटैक कर देते हैं। और लीडर जिन्हू से कहते हैं अगर मैंने कह दिया कि वो डिमोनिक आर्ट का यूजर है मतलब वो डिमोनिक आर्ट का यूजर है, मुझे किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है उसे डिमोनिक आर्ट का यूजर साबित करने के लिए। अचानक इस अटैक को देख के लीडर जिन्हू चौंक जाते, वो जल्दी से रिएक्ट करते और अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करते, लेकिन बड़ी मुश्किल से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ये देख के क्लियर क्लाउड के लीडर और व्हाइट क्लाउड के लीडर जल्दी से माउंट हुआ शेख के एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों के रास्ते में डियोक्चुल और डियोक्चुल का ब्रदर आ जाता है। डियोक्चुल का ब्रदर उन दोनों से कहता है तुम दोनों को मैं पहले वार्न कर देना चाहता हूँ, तुमको उनको फाइट के बीच में बिल्कुल भी पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उनके फाइट में जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगूंगा। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमें मौत की धमकी देने की, क्या तुम्हें लगता है कि हम मरने से डरते हैं। यही कहकर वो लीडर जिन्हू की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी लीडर जिन्हू उन दोनों से चिल्ला के कहते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ, कोई भी मेरी फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर तुम सभी लोग इस फाइट के बीच में कूदते हो तो तुम सभी लोग यहाँ पे मारे जाओगे, तुम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम सभी लोग पीछे रहो, मैं उसके अपोनेंट के रूप में ठीक हूँ, मैं अकेला उससे फाइट कर सकता हूँ। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर अपनी जगह पे ही रुक जाते, वो अपनी दांत को पीसते हुए कहने लगते मैं उनकी मदद करने के लिए जाना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इस फाइट के बीच में कूदता हूँ तो यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे गार्ड है वो सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, मैं उन सभी की जान का खतरा नहीं उठा सकता हूँ। फिर हमें लीडर जिन्हू और माउंट हुआ शेख के एल्डर की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे माउंट हुआ शेख के एल्डर लगातार लीडर जिन्हू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से डोमिनेट कर रहे होते हैं। आगे वो लीडर जिन्हू से कह रहे होते हैं तुम्हें बस इतना करना था कि तुम्हें अपने क्लैन लीडर को यहाँ पे बुला देना था, उसके बाद तुम सभी के साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुमने ऐसा करने के बजाय तुमने माउंट हुआ शेख के एक एल्डर के साथ बदतमीजी की और अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट कर दिया। अब तुम्हें इसके लिए एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत तुम्हारी जान होगी। अब तुम्हारी जान से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे ही लगातार माउंट हुआ शेख के एल्डर लीडर जिन्हू के ऊपर अटैक कर रहे होते, लीडर जिन्हू बस उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। आगे माउंट हुआ शेख के एल्डर लीडर जिन्हू से कहते हैं क्या तुमने देख लिया तुम्हारे पावर के बीच में और मेरे पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है। अगर तुम सच में यहाँ पे फालतू में नहीं मरना चाहते हो तो अपने क्लैन लीडर सनू को बाहर निकाल दो, तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। ये सुनकर लीडर जिन्हू कहते हैं हमारे क्लैन लीडर काम करने में कुछ ज्यादा व्यस्त है, उनके पास तुम्हारे जैसे किसी से मिलने का समय नहीं है बिल्कुल भी। ये सुनकर माउंट हुआ शेख के एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लीडर जिन्हू से कहता है सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड है, मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि आखिरकार तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी असली जगह क्या है। यही कहकर माउंट हुआ शेख के एल्डर अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी के बने हुए काफी सारे स्वॉर्ड लीडर जिन्हू की तरफ जाते हैं और वो एनर्जी के बने हुए स्वॉर्ड सीधे लीडर जिन्हू को हिट करते हैं, जिसकी वजह से लीडर जिन्हू काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीडर जिन्हू अपने घुटनों पे आ जाते हैं। आगे माउंट हुआ शेख के एल्डर अपनी स्वॉर्ड को लीडर जिन्हू के गले पे रखते हुए कहते हैं मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ क्या तुम अपने क्लैन लीडर को यहाँ पे बुलाने वाले हो। अगर तुमने यहाँ पे अपने क्लैन लीडर को बुला लिया तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। लेकिन लीडर जिन्हू इस बार भी उसे मना कर देते हैं, जिसे सुन के माउंट हुआ शेख का एल्डर कहता है जबकि तुम्हें मरना ही तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। यही कहकर लीडर जिन्हू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उनका अटैक जैसे लीडर जिन्हू को लगने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पे सनवू आ जाता है जो उनके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। ये देख के माउंट हुआ शेख के एल्डर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो सनवू को अचानक वहाँ पे देख के सोच रहे होते हैं ये लड़का यहाँ पे कब आया, ये मेरे सेंसेस के रेंज के अंदर आने के बावजूद भी मैं इसे सेंस नहीं कर पाया। कोई भी ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, कोई भी ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। वो मेरे इतने ज्यादा करीब पहुंच जाए और मुझे सेंस भी ना कर पाऊँ। ये लड़का कोई ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ खास है। तभी सनवू माउंट हुआ
शेख के एल्डर से कहते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लोगों पे हाथ डालने की, आखिरकार तुमने किससे पूछ के मेरे लोगों पे हाथ डाला। यही कहकर सनवू अपनी पावर का यूज करते और माउंट हुआ शेख के एल्डर को पीछे की तरफ धकेल देता है। और वहीं पे सभी यून क्लैन के लोग सनवू को अचानक वहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते। वो सनवू को देख के चिल्लाने लगते हैं फाइनली हमारे क्लैन के लीडर वापस आ गए। फिर आगे सनवू उन सभी लोगों को बहुत ही बेडेस्ट तरीके से कहता है कि तुम सभी लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा क्लैन लीडर वापस आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी बिन बुलाए मेहमान आए हैं उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम में से किसी को भी कुछ भी कर दे। फिर आगे सनवू लीडर जिन्हों के पास जाता है उनकी कंडीशन को चेक करते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी काफी बुरी तरह से जख्मी हो गई है, तुम 1 मिनट ऐसे ही बैठे रहो, मैं कुछ करता हूँ जिससे तुम्हारी बॉडी जल्दी हील हो जाएगी। यही कहने के साथ सनवू अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है व्हाइट विशेष। ये एक ऐसा स्किल है जिसका यूज सनवू जिसके ऊपर भी करेगा सनवू उसके रिकवरी सेल्स को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उस बंदे की रिकवरी काफी तेज से होगी और उसके जख्म काफी तेज से बढ़ जाएंगे। और ये स्किल भी सनवू को उस मेडिकल सेज आर्ट के साथ ही मिली थी। सनवू के इस स्किल की वजह से लीडर जिन्हू काफी तेज से पहले जैसे रिकवर होना चालू हो जाता है। ये देख के सनवू कहता है ये स्किल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, अब तुम्हारी कंडीशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। यही कहकर सनवू पीछे की तरफ मुड़ता है और माउंट हुआ शेख के एल्डर को देखते हुए कहता है तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लोगों को जख्मी करने की, तुम्हें इसके बदले में बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लीडर चिन्हू मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बंदे ने तुम्हें जितना भी दर्द दिया है मैं उसका 100 गुना इसे लौटाऊंगा, मैं आज इसे क्रिपल बना के छोड़ूंगा। ये सुनकर माउंट हुआ शेख के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सनवू को देखते हुए कहते हैं ये लड़के तुम्हारे वर्ड्स काफी ज्यादा बोल्ड और एरोगेंट से भरे हुए हैं, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम किसे क्या कह रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वर्ड्स तुम पे ही भारी पड़ जाए, तुम्हें अपने शब्द के लिए पछताना पड़े। लेकिन तभी डियोक्चोल का भाई अपनी स्वॉर्ड को लेकर सनवू के सामने आ जाता है और सनवू से कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर से इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या, मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारी बॉडी के एकदम छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। और वहीं पे डियोक्चोल ये देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है तुम कमीने कहीं के, तुमने ऐसे बात करके अपनी कब्र खुद खोद ली है, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है। तुम्हारा ओपोनेंट माउंट हुआ शेख का एक ऑनरेबल एल्डर है और वो तुम्हें अपनी बेइज्जती करने के लिए ऐसे ही माफ नहीं करेगा, अब तुम यहीं पे मरोगे। तभी माउंट हुआ शेख का एल्डर डियोक्चोल के ब्रदर से कहता है तुम पीछे हटो, इस बच्चे से मैं डील करूंगा। इस डिमोनिक आर्ट यूज करने वाले बच्चे की हिम्मत कैसी हुई मेरी बेइज्जती करने की, आज मैं बिना किसी हेजिटेशन के इस बच्चे को एलिमिनेट कर दूंगा। यही कहकर वो अपनी पावर रिलीज करता है और सनवू से कहता है अब तुम बच्चे तैयार हो जाओ, तुम्हारे शब्दों के लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। यही कहकर वो बहुत ही तेज से जंप करके सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देख के व्हाइट क्लाउड के लीडर और क्लियर क्लाउड के लीडर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सनवू से कहते हैं कि बच के क्लैन लीडर। और वहीं पे लीडर जिन्हों भी उसकी स्पीड को देखते हुए सोच रहे थे इस इंसान की स्पीड जब ये मुझसे लड़ रहा था उससे काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्या जब मुझसे लड़ रहा था तब इसने अपनी पावर को हाइड करके रखा था, अब अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर रहा है, क्या ये इसकी असली पावर है। और वहीं पे माउंट हुआ शेख का एल्डर सनवू के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है और सनवू के करीब पहुंचने के बाद वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है आर्ट ऑफ द मून शाइनिंग हेवनली। ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसका यूज करने के बाद माउंट हुआ शेख का एल्डर सनवू से कहता है तुम इस टेक्निक को कभी भी डॉज नहीं कर पाओगे बच्चे, अब मैं तुम्हारे इस घमंडी मुंह को टुकड़ों में बांट दूंगा ताकि तुम अपनी इस घमंडी मुंह का आगे कभी भी इस्तेमाल ही न कर पाओ। लेकिन तभी सनवू माउंट हुआ शेख के एल्डर के अटैक को बड़ी आसानी से बस थोड़ा सा पीछे हट के डॉज कर लेता है। ये देख के माउंट हुआ शेख का एल्डर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके साथ ही साथ उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। उसे इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सनवू उसके इस अटैक को डॉज कर लिया, जिसकी वजह से वो लगातार सनवू के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है। लेकिन सनवू उन सारे अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करने लगता है, उसे उस अटैक को डॉज करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही होती है। ये देख के माउंट हुआ शेख के एल्डर को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका इतना ज्यादा पावरफुल अटैक सनवू पे किसी भी काम का नहीं है, यहाँ तक कि वो इसे टच भी नहीं कर पा रहा होता है, जिसे देख के वो पूरी तरह से बौखला जाता है। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, मेरा इतना ज्यादा पावरफुल हमला भी किसी भी काम का नहीं है, यहाँ तक कि मैं तुम्हें टच तक नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी इंसान इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वहीं पे सनवू माउंट हुआ शेख के एल्डर की स्वॉर्ड टेक्निक को एनालाइज करते हुए सोच रहा होता है इस इंसान की स्वॉर्ड टेक्निक वाटर की के ऊपर बेस है, ये अपनी वाटर की का यूज करके अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अगर मैं अपनी 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड स्किल का भी यूज करता हूँ जिसके अंदर वाटर एलिमेंट की रेजिस्टेंस स्किल मिलती है मुझे, तो भी मैं बड़ी आसानी से इस इंसान से जीत सकता हूँ। यही कहने के साथ सनवू अपनी 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड स्किल का यूज करता है और साथ ही साथ सनवू ने उस गुफा के अंदर जो एब्सोल्यूट कोल्डनेस को ऑब्जर्व किया था उसका भी इस्तेमाल करता है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से सनवू की स्किल काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सनवू जैसे ही उस स्लैश को माउंट हुआ शेख के एल्डर के ऊपर करता है, माउंट हुआ शेख के एल्डर उस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि उस अटैक से बच नहीं पाता है और वो अटैक सीधे माउंट हुआ शेख के एल्डर को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो माउंट हुआ शेख के एल्डर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और जख्मी होने की वजह से सनवू के सामने अपने घुटने के ऊपर आ जाता है और सनवू से कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ, मैं माउंट हुआ शेख का एक ऑनरेबल एल्डर
एल्डर हूँ, मैं तुम जैसे किसी इंसान से कैसे हार सकता हूँ, मैं इस चीज को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। ये सुनकर सनवू कहता है क्या तुम सच में इस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार हो? एक बार अपनी हालत देखो, तुम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो, तुम्हारे पूरी बॉडी में कट लगे हुए हैं और साथ ही साथ तुम मेरे सामने अपने घुटनों पे हो। क्या तुम अभी भी इस चीज को मानने के लिए नहीं तैयार हो? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। मेरे पास अभी भी मौका है तुम्हें जान से मारने का, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इसी ह्यूमिलेशन में यहाँ से जाने दूंगा, ताकि बाहर जितने भी लोग हैं जो मेरे यून क्लैन पे हमला करना चाहते हैं या मेरे यून क्लैन को खत्म करना चाहते हैं, उन सभी के लिए तुम एक वार्निंग के तौर पे होगे कि अगर उनमें से कोई भी मेरे यून क्लैन से पंगा लेता है या मेरे यून क्लैन के किसी भी लोगों को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो मैं उन सभी का क्या हालत करूंगा। ये सुनकर माउंट हुआ से एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सनवू से कहता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हें इतना ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि मैं हूँ कौन, मैं माउंट हुआ से कौन है, रेबल एल्डर हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। यही कहकर वो अपने मन के अंदर सोचते हैं ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, इसके साथ कोई इनएक्सपीरियंस बंदा ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच कर ले। अब मुझे इस बात पे पक्का भरोसा हो गया है कि ये लड़का डिमोनिक आर्ट का यूजर है। यही सोचने के साथ वो सनवू से कहते हैं तुम कमीने लड़की अब मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुम्हारा गला तुम्हारे धड़ से अलग करने वाला हूँ। यही कहने के साथ अपने शरीर से काफी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। उस एनर्जी को महसूस करके सनवू सोचते हैं अचानक से ये एनर्जी काफी पावरफुल और खतरनाक हो गई है। फिर आगे सनवू माउंट हुआ से एल्डर से कहता है जब कि तुम ऐसा ही चाहते हो, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी तुम्हारे गले को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। यही कहने के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ जंप करते हैं और एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं। लेकिन जैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचने वाले होते हैं और उन दोनों का हमला एक दूसरे को लगने वाला होता है, तभी ऊपर से एक एरो आता है जो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा थंडर भी निकल रही होती है और वो एरो सीधे जाके उन दोनों के बीच में गिरती है, जिसको डॉच करने के लिए वो दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस एरो की वजह से जमीन के अंदर भी दरारें पड़ गई होती है और उस एरो को देख के माउंट हुआ से एल्डर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और साथ ही साथ काफी ज्यादा घबराया हुआ भी होता है। वो उस एरो को देखते हुए सोच रहा था ये एरो तो 9 एरो ऑफ द डोंग है। इस तीर का इस्तेमाल डोंग क्लैन तब करता है जब वो वॉर की घोषणा करता है। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो डोंग क्लैन जब किसी के साथ वॉर करता है और उसको वॉर की घोषणा करनी होती है तो डोंग क्लैन इस तीर का इस्तेमाल करता है वॉर की घोषणा करने के लिए। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि डोंग क्लैन यहाँ पे है। यही सोचकर माउंट हुआ से एल्डर अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। वो देखने लगते हैं कि आखिरकार डोंग क्लैन के मेंबर्स कहाँ पे हैं। तभी उनका ध्यान सनवू के स्क्वाड पे जाता है, जिसे देख के वो सोचते हैं क्या इनमें से कोई डोंग क्लैन का मेंबर है। लेकिन तभी सनवू पीछे से कहता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो उनमें से कोई भी वो नहीं है, वो सभी लोग मेरे यून क्लैन के मेंबर्स है। ये सुन के माउंट हुआ से एल्डर सोचता है देखने से लगता है कि ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनमें से कोई भी डोंग क्लैन का मेंबर नहीं है, वो सभी लोग मुझे यून क्लैन के कमीने ही लग रहे हैं। लेकिन आखिरकार उस लड़की के पास डोंग क्लैन का लाइटनिंग एरो क्या कर रहा है। यही सोचकर वो अपनी स्वॉर्ड को रीन की तरफ कर देते हैं और रीन से कहते हैं तुम बेवकूफ लड़की, तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हारी इस बेकार सी नकल से फंस जाऊंगा क्या, तुम्हारी चाल में आ जाऊंगा। मुझे अच्छी तरह से पता है ये तीर पूरी तरह से नकली है, क्योंकि तुम लोग में से किसी के पास भी डोंग क्लैन का लाइटनिंग तीर नहीं आ सकता है। ये सुनकर रीन जुगेगन को अपनी कोहनी मारती है और जुगेगन से कहती है कि लगता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील करनी ही होगी। अब ये सही समय है, हमें इन लोग को दिखाना चाहिए कि आखिरकार हम है कौन। यही कहने के साथ वो दोनों ही अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं और उन्होंने जो अपने मुंह के ऊपर मास्क पहना हुआ होता है उसे उतारने लगते हैं। ये देख के माउंट हुआ से एल्डर की और उसके डिसिपल की तो होश ही उड़ जाती है और वहीं पे यून क्लैन के लोग भी काफी हैरान होते हैं ये देख के। क्लियर क्लाउड के लीडर ये देख के कहते हैं क्या उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहना था, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी अभी तक। तभी रीन अपने चेहरे के ऊपर से पूरा मास्क हटा देती है और मास्क हटाने के बाद वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मैं आगे भी कुछ कहना चाहता हूँ, फिर मैं स्टोरी से भटक जाऊंगा और ये वीडियो बनते ही रह जाएगा। चले आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सनवू ये देख के सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ये लोग अपनी पहचान को यहाँ पे रिवील करेंगे। इन्होंने अपनी पहचान को रिवील करने में काफी लंबा समय लगा दिया। ये सोचना कि ये दोनों अपनी पहचान को यहाँ पे रिवील करेंगे ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। और वहीं पे माउंट हुआ से एल्डर रीन को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा चौंके हुए होते। वो रीन को देखते हुए सोच रहे होते ये लड़की तो डोंग क्लैन की वाच लीडर है, लेकिन आखिरकार ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जुगेगन और रीन माउंट हुआ से एल्डर को ग्रीट करते और रीन माउंट हुआ से एल्डर से कहती है सीनियर मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने इस फाइट के बीच में आके आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो, तो मैं इस फाइट के बीच में बस इस फाइट को रोकने के लिए आई, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं आई, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। और अभी मैं एक मिशन के बीच में हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ कोऑपरेशन करेंगे और मुझे जो मिशन के लिए जानकारी चाहिए उसे इकट्ठा करने देंगे। ये सुनकर माउंट हुआ से एल्डर सोचता है यहाँ पे डोंग क्लैन के साथ ही साथ जुगे क्लैन का भी मेंबर है। भले ये दोनों अभी बच्चे और इनके पोजीशन से मेरी पोजीशन हाई लेवल पे है, लेकिन फिर भी वो दोनों 7 सबसे बड़े क्लैन में से 2 क्लैन के बच्चे हैं, इसलिए मैं इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे भी ये लोग आगे चल के अपने क्लैन के हेड बनने वाले हैं। अगर मैं अभी इन दोनों बच्चों को कुछ भी करता हूँ या इन्हें ऑफेंड करता हूँ तो आगे चल के मेरे माउंट हुआ शेख को काफी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा और इन सब चीजों की वजह से मेरे माउंट हुआ शेख पे बुरा असर भी पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह इस मामले को कवर अप करना पड़ेगा। यही सोच के रीन और जुगेगन से कहता है जैसा कि तुम
दोनों को यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता ही है। इस बच्चे ने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की और साथ ही साथ इस बच्चे के ऊपर डिमोनिक आर्ट का यूजर होने का सस्पेक्ट भी, और साथ ही साथ इस बच्चे की पावर डिमोनिक आर्ट के यूजर जैसी ही है बिल्कुल, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन करने के लिए आया हूँ और इस बच्चे को खत्म करने के लिए। लेकिन तुम दोनों ने इस फाइट के बीच में आके इस फाइट को रोका और इस बच्चे को बचाया और मेरी डिसरिस्पेक्ट की। ये सुनकर रीन कहती है, सीनियर मेरा आपको डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं इस फाइट के बीच में बस इसलिए आई ताकि मैं अपने उस सहायक को बचा पाऊँ जो मेरे फ्लैंग हीरो के स्क्वाड के मिशन को पूरा करने में मेरी मदद कर रहा है। और साथ ही साथ इस इंसान का मेरे डोंग क्लैन के ऊपर एहसान भी है, जिसकी वजह से मुझे इसको बचाने के लिए इस फाइट के बीच में आना पड़ा। ये सुनकर माउंट हुआ से एक कैडेट हैरान हो जाता है। वो सनवू को देखते हुए सोचता है, क्या ये इंसान फ्लैंग हीरो के स्क्वाड का सहायक है और इस इंसान का डोंग क्लैन के ऊपर एहसान भी है। यही सोचकर आगे वो रीन से कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि डोंग क्लैन के ऊपर उस इंसान का कोई एहसान है, इससे ये नहीं बदल जाता है कि वो इंसान के ऊपर डिमोनिक आर्ट यूजर होने का सस्पेक्ट है। अगर आज मैं इस लड़के को कोई सजा नहीं देता हूँ और दुनिया को ये नहीं दिखाता हूँ कि डिमोनिक आर्ट का यूजर का क्या असर होता है, उनके साथ क्या किया जाता है, तो ना जाने फ्यूचर में क्या होगा। कहीं ये डिमोनिक आर्ट का यूजर निकला तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? डोंग क्लैन की मिस डोंग, क्या आप इस बंदे की जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि आगे चल के फ्यूचर में ये डिमोनिक आर्ट का यूजर निकला तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी? रीन कहती है, मुझे उसके पर भरोसा है, वो डिमोनिक आर्ट का यूजर नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। अगर आगे चल के फ्यूचर में कुछ भी होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लूंगी। वो डिमोनिक आर्ट का यूजर होगा फिर भी उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लूंगी। जबकि सभी को ये बात पता चल गई है कि ये सारी चीजें गलत फहमी से चालू हुई है, तो सीनियर क्यों ना आप इस चीज को यहीं पे खत्म कर देते हैं। ये सुनकर माउंट हुआ से केल्डर कहते हैं, जबकि डोंग क्लैन मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं इस चीज को कैसे मना कर सकता हूँ, मुझे उसको माफ करना ही पड़ेगा। अब यही कहकर वो अपने सभी डिसिपल से कहते हैं कि सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लो, हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर डियोक्चुअल माउंट हुआ से केल्डर से कहता है, मास्टर क्या आप मेरा बदला नहीं लेंगे? मेरे बदले का क्या हुआ? ये सुनकर एल्डर चिल्ला के कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा दूसरा बचा हुआ हाथ भी काट दूं। हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब विड्रॉ कर रहे हैं, आप चुपचाप यहाँ से चलो। ये सुनकर डियोक्चुअल चुप हो जाता है और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उन सभी को वहाँ से जाते हुए देख के रीन कहती है, फाइनली मुसीबत टली, ये सभी लोग यहाँ से चले गए। और वहीं पे यून क्लैन के लोग इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि फाइनली हमारा एनिमी वापस लौट गया, यून क्लैन की जीत हो गई। तभी सनवू सभी लोगों से कहता है, जबकि सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई तो सभी लोग अपने काम पे फिर से वापस लौट जाओ। ये सुनकर सभी लोग अपने अपने काम पे वापस लौट जाते हैं। और वहीं पे ज़ुगेगन रीन से कह रहा होता है, जबकि हमारी पहचान यहाँ पे सबके सामने आ चुकी है तो अब हमें क्या करना चाहिए? रीन कहती है, वेल अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। हमने सोचा था कि हम अपनी पहचान छुपा के तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन तभी सनवू उनके पास आता है और उन दोनों को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर आगे वो उन दोनों से कहता है, हालांकि तुम दोनों ने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, लेकिन हमारे पास और भी काफी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। ये सुनकर रीन कहती है, क्या हम इसके लिए मना नहीं कर सकते हैं? सनवू कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यून क्लैन के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ुगेगन, रीन और सनवू एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं। और वहीं पे ज़ुगेगन सोच रहा होता है, वो इंसान मुझे अपनी आंखों से ही मार डालेगा, वो पिछले 10 मिनट से ऐसे ही बैठा है, उसने कुछ भी नहीं कहा है पिछले 10 मिनट से, वो बस हमें ऐसे ही घूरे जा रहा है, मुझे तो अब डर लग रहा है उसकी आंखों से। तभी सनवू कहता है, मुझे लगता है कि हम दोनों को फिर से कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले तुम दोनों का असली इंट्रोडक्शन सुन ही लिया है। ये सुनकर रीन कहती है, मुझे माफ कीजिएगा लीडर, मैं आपको इतनी लेट अपनी असली पहचान के बारे में बता रही हूँ। सनवू कहता है, तुम्हारी सॉरी की कोई भी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि तुम दोनों की असली पहचान के बारे में मुझे पहले से ही पता था। ये सुनकर रीन और ज़ुगेगन दोनों ही चौंक जाते हैं। ये देख के सनवू कहता है, हकीकत तुम दोनों इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? क्या तुम दोनों को पहले से अंदाजा नहीं था क्या कि मुझे तुम्हारी पहचान के बारे में पता है? ये सुनकर रीन पूछती है, हकीकत तुम्हें हमारी असली पहचान के बारे में कैसे पता चला और तुमने कब पता लगाया इसके बारे में? हमने तो एक हाई ग्रेड का मास्क पहन के रखा था, जिसके अंदर ये पता लगाना कि हमारा चेहरा असली है नकली, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो हमारे मास्क पहनने के बाद भी हमारी असली पहचान के बारे में पता लगा सकते हैं। तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? सनवू कहता है, तुम कह सकते हो कि मैं काफी ज्यादा अच्छी आंखों के साथ पैदा हुआ हूँ, इसकी वजह से मैंने तुम्हारी पहचान के बारे में पता लगा लिया। ये सुनकर रीन सोचती है, ये पूरी तरह से बकवास कर रहा है, इसकी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी नॉर्मल आंखों के साथ हमारी पहचान का पता नहीं लगा सकता है। ये इंसान जितना खुद को ऑर्डिनरी और साधारण दिखाता है, ये इंसान उतना ज्यादा साधारण नहीं है। तभी सनवू कहता है, इस चीज को साइड में रखते मेरे पास भी एक सवाल है जो मुझे तुम दोनों से पूछना है। आखिरकार तुम दोनों का फाइट के बीच में आके फाइट को रोकने का क्या इंटेंशन था? यहाँ तक कि तुम दोनों ने अपनी पहचान को भी रिवील कर दिया सबके सामने फाइट को रोकने के लिए। ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया? क्या तुम उस माउंट हुआ शेख किलर को मुझसे बचाना चाहते थे, या तुम मेरे ऊपर कोई एहसान को चढ़ाना चाहते थे उस फाइट को रोक के, या तुम्हारा कोई और रीजन था? ये सुनकर रीन कहती है, मेरा उस माउंट हुआ शेख किलर से कोई भी लेना देना नहीं है, ना उसकी लाइफ को मैं बचाना चाहती थी, उस कमीने से लाइफ से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो कमीना जिंदा रहे या मारा जाए उससे मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है, ना मैं क्लैन लीडर के ऊपर कोई एहसान चढ़ाना चाहती थी। मैंने बस आपके क्लैन की सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के
के लिए ऐसा किया, क्योंकि अगर मैं आपको नहीं रोकती तो मुझे अच्छी तरह से पता है आप उस माउंट हुआ शेख के लीडर के गले को उसके धड़ से अलग कर सकते थे, लेकिन उसके बाद पूरा माउंट हुआ शेख आपका दुश्मन हो जाता, पूरा माउंट हुआ शेख आपको मारने के लिए तूल जाता और आपके क्लैन को, क्योंकि चैन सू माउंट हुआ का एक ऑनरेबल एल्डर था। उसके मरने के बाद सारा माउंट हुआ शेख के मास्टर आपको मारने के लिए आ जाते, और अभी आप इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि आप पूरे माउंट हुआ शेख के मास्टर्स को अकेले मार दे। ये सुनकर सनवू कहता है मुझे उन सारे माउंट हुआ शेख के मास्टर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर जरूरत पड़ती तो मैं उन सारे माउंट हुआ शेख के मास्टर्स को खत्म कर देता। ये सुनकर रिन कहती है भले वो चैन सू पूरी तरह से कचरा था, लेकिन ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती है कि वो माउंट हुआ शेख के अंदर और यूनियन के अंदर एक काफी बड़ी पोजीशन के अंदर है। क्लैन लीडर, क्या आप सच में माउंट हुआ शेख को और यूनियन को एक साथ रोक पाते? अगर सच में यहाँ पे कोई वॉर स्टार्ट हो गई तो उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोग सेक्रीफाइस हो जाएंगे, मारे जाएंगे, और यहाँ पे बस खून की नदियां ही बहेंगी। ये सुन के सनवू सोचता है वो बिल्कुल सही कह रही है, मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। इस समय यूनियन से फाइट करना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है, इससे मुझे ही घाटा होगा। आगे सनवू रिन से कहता है जबकि मुझे ये रीजन पता चल गया है कि तुमने मेरे लिए उस फाइट के बीच में इंटरफेयर किया था और उस फाइट को रोका था, तो मुझे कुछ और सवाल है जो मुझे तुमसे पूछने हैं। रिन कहती है आपको जो मुझसे पूछना है आप पूछ सकते हैं। तभी सनवू कहता है आखिरकार तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? तुमने फाइट के बीच में आके फाइट को रोका, यहाँ तक कि अपने डोंग क्लैन का मुझे बेनिफिक्टर भी बना दिया। रिन कहती है मैंने आपको अपने क्लैन का बेनिफिक्टर बनाया नहीं, आप सच में मेरे क्लैन के बेनिफिक्टर हैं। आपने उस हिडन केव के अंदर हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, हमें अपनी जान पे खेल के बचाया। अगर ये आपकी वजह से नहीं होता तो हम उस हिडन केव के अंदर ही मारे जाते, हम वहाँ से कभी भी जिंदा बच के वापस नहीं आ पाते। ये सुनकर सनवू सोचता है मैंने जो डोंग क्लैन के बारे में अफवाह सुनी थी वो बिल्कुल भी झूठी नहीं लगती है कि डोंग क्लैन के मेंबर्स कभी भी कोई भी एहसान को नहीं भूलते, वो हमेशा अपने एहसान का बदला चुकाते हैं। फिर आगे सनवू रिन से कहता है ठीक है मेरे अगले सवाल का जवाब दो, आखिरकार तुम दोनों यून क्लैन के अंदर छुप के क्यों आए? ये सुनकर रिन और जुइगन कुछ समय तक तो एक दूसरे को देखते। फिर आगे रिन कहती मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। जेनजिंग के अंदर अचानक से काफी सारे लोग गायब होने लगे थे और उन सभी गायब होने का सस्पेक्ट शक आपके ऊपर था। ऐसा लग रहा था कि इन सभी लोगों के गायब होने के पीछे आपका ही शक है, उसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। सनवू कहता है तो फिर तुम्हें तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, मैं दोषी हूँ कि नहीं? रिन कहती है जो इंसान अपने कॉमरेड्स को बचाने के लिए ब्लैक रोज डेथ कीड़े से खुद को घिरवा ले और ग्लेशिकल वाटर के अंदर उतर जाए जिसके अंदर खून जमा देने वाली ठंडी है, और साथ ही साथ माउंट हुआ शेख के एल्डर से भी फाइट कर ले, यहाँ तक कि उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाए, बस अपने क्लैन के मेंबर्स के लिए, अपने कॉमरेड्स के लिए, वो इंसान कभी भी कल्प्रिट नहीं हो सकता है, दोषी नहीं हो सकता है। यही इन्वेस्टिगेशन है जो मैंने किया और यही मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि तुम कभी भी कल्प्रिट नहीं हो सकते हो। ये सुनकर सनवू कहता है जबकि तुम लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की है, तुम लोगों ने मेरे बारे में इतना कुछ अच्छा कहा है, तो मुझे भी कोई ऐसी स्टोरी बतानी चाहिए जिससे तुम लोगों को भी कुछ फायदा हो। आगे सनवू बताना चालू करता है कि तुम लोग जिस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, लोगों गायब होने के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसके बारे में मैं सच कहूँ तो मैं तुम दोनों से पहले से उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ये सुनकर जुइगन और रिन दोनों ही चौंक जाते हैं। रिन कहती है क्या सच में तुम उसके बारे में पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? सनवू कहता हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं काफी लंबे समय से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है गन मी हो और यून जिनसन इस केस के अंदर काफी ज्यादा डीपली इन्वॉल्व है, और मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा करीब पहुंच गया हूँ ये पता लगाने के लिए इन सारी पीछे के मास्टरमाइंड कौन है, कोई असली कल्प्रिट है। ये सुनकर रिन कहती प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे सारी चीजें अच्छे से बताओ। सनवू कहता है जिस समय तुम इस सच के बारे में जानोगी उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं रहेगा पीछे हटने का। क्या तुम दोनों इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म होगी? तुम दोनों को इसके बारे में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा? ये सुनकर रिन और जुगेगन दोनों ही एक साथ कहते नहीं हमें इस चीज का कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, तुम हमें सारी बातें बता सकते हो। और यहीं पे हमारा सीन चेंज होता है, हमें कहीं पे रात के अंदर माउंटेन्स के अंदर जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ से एक कैरेज गुजर रही होती है, उस कैरेज को काले कपड़े पहने हुए काफी सारे लोग उस कैरेज को लेके जा रहे होते हैं, और वहीं पे हमें उस कैरेज के ऊपर एक इंसान के हाथ को दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि उस कैरेज के ऊपर काफी सारे इंसानों के लाश पड़े हुए हैं। तभी उस कैरेज के ऊपर से एक इंसान का हाथ गिर जाता है जिसे ब्लैक रोप वाला बंदा आता है, उसे उठा के फिर से उस कैरेज के ऊपर फेंक देता है। आगे वो सभी ब्लैक रोप वाले बंदे अपने चारों तरफ देखते हैं और जब उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है तो फिर से वो अपने आगे रास्ते पे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते वो सभी लोग बस कुछ ही समय में गुफा के अंदर आ जाते हैं। गुफा के अंदर आने के बाद एक ब्लैक रोप वाला बंदा कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक हेट का रिचुअल खत्म नहीं हो जाता हम यहीं पे रुकेंगे और हेट को प्रोटेक्शन देंगे, मेरे साथ और बाकी सब लोग यहाँ पे रुक के प्रोटेक्शन दो। ये सुनकर कुछ लोग उस कैरेज को पकड़ के अंदर की तरफ चले जाते हैं और बाकी सारे बचे हुए लोग वहाँ पे रुक के उस जगह गार्ड करने लगते हैं। तभी एक बंदा वहाँ पे बैठ जाता है और बैठते हुए कहता है फाइनली इतना ज्यादा चलने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए, अब हम बैठ के कुछ समय चैन की सांस ले सकते हैं। उसकी बात को सुन के बाकी सारे लोग भी वहाँ पे रिलैक्स करने लगते हैं और अपने सर पर से उस ब्लैक रोप को हटाने लगते हैं। तभी उस टकले के बाजू वाला इंसान उस टकले से कहता है इतनी ज्यादा लेट रात को इतना ज्यादा मेहनत करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर वो टकला बंदा कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी
नहीं है, हमें ऐसा करना ही होगा, हम सिर्फ एक मामूली गार्ड्स हैं। तभी उस टकले बंदे की नजर सामने खड़े 3 लोगों पे जाती है, जिसे देख के वो कहता है कि ये 3 कौन है। ये सुनकर उसके बाजू में खड़ा बंदा उसे बताता है कि मैंने सुना था कि हमारे पास मैन पावर की कमी होने की वजह से हमें दूसरे स्क्वाड से भी कुछ लोगों को भेजा गया था, शायद वो तीनों दूसरे स्क्वाड के मेंबर्स होंगे। ये सुनकर वो टकला बंदा उन तीनों के पास जाता है, उन तीनों से कहते हैं आप लोग यहाँ पे ऐसे खड़े रहने के बजाय आराम से बैठ के आराम कर सकते हैं। यही कहकर वो टकला बंदा अपना पानी उन लोगों को ऑफर करता है, उन लोगों को अपना पानी देने लगता है पीने के लिए, लेकिन उन तीनों में से कोई भी उसका पानी नहीं लेता है। ये देख के वो हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग काफी नर्वस हो गए, इस पानी के अंदर कुछ मिलाया होगा। ये सोचकर चलो मैं तुम लोगों के सामने इस पानी को पी के दिखाता हूँ कि इस पानी के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया, फिर तुम सभी लोग ये पानी को पी सकते हो। यही कहकर वो उस पानी को पीने लगता है। तभी उसके सामने वाला ब्लैक रोप वाला बंदा उससे पूछता है क्या यहाँ पे एक ही एग्जिट है बाहर जाने के लिए। वो टकला बंदा पानी पीते हुए कहता है हाँ यहाँ पे एक ही एग्जिट है बाहर जाने के लिए। ये सुनकर वो तीनों रोप वाले बंदे हंसने लगते हैं। ये देख के उस टकले बंदे को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से एक शॉट से उस टकले बंदे के ऊपर अटैक हो जाता है और टकला बंदा वहीं पे मारा जाता है। उस टकले बंदे के चिल्लाने की आवाज को सुन के वहाँ पे जितने भी ब्लैक रोप वाले बंदे होते हैं वो सभी चौंक जाते हैं, वो सभी उस तरफ देखने लगते हैं। वो सभी लोग जैसे उस तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि सनवू ने उस टकले बंदे को अपनी स्वॉर्ड से मार दिया होता है। ये देख के वो सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को सनवू की तरफ तान देते हैं और सनवू से कहते हैं आखिर तुम कमीने कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एक साथी को मारने की, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम अपनी पहचान को रिवील करो। ये सुनकर सनवू कहता है मैं अंडरवर्ल्ड का मैसेंजर हूँ जो तुम सभी लोगों को यहाँ पे खत्म करने के लिए आया है। ये सुनकर एक ब्लैक रोप वाला इंसान कहता है आखिर तुम क्या बकवास करो। फिर अपने सारे साथियों से कहता है सभी लोग अपने हथियार को तैयार कर लो, इसके ऊपर अटैक करो। फिर वो एक और से कहता है कि जल्दी से हॉर्न बजा के बाकी सारे लोगों को इन्फॉर्म करो कि हम पे अटैक हुआ है। ये सुनकर एक बंदा हॉर्न बजा के बाकी सभी लोगों को इन्फॉर्म करने ही जा रहा होता है कि तभी उसके गले के ऊपर एक शॉट से अटैक होता है और उसका गला उसके धड़ से अलग हो जाता है और वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। और ये करने वाली कोई और नहीं होती है बल्कि रीन होती है जिसने अपनी शॉट से उस बंदे का गला काट दिया होता है। ये देख के सनवू रीन से कहता है कि अब मेरे पास एक मौका है कि मैं 7 सबसे बड़े सेक्ट में से एक सेक्ट की पावर को देख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम दोनों को बस लड़ते हुए देखूंगा, इसलिए क्या तुम दोनों मिलकर इन सभी को हैंडल कर सकते हो। ये सुनकर जुगेगन चौंकते हुए कहता है क्या यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो, बस हम दोनों को इन सभी को खत्म करना होगा। लेकिन तभी रीन बहुत ही तेजी से उन सभी के ऊपर अकेले ही अटैक करने के लिए चली जाती है, कह के मैं इन सभी को अकेले देख सकती हूँ, मुझे जुगेगन की कोई भी जरूरत नहीं है, आज इन कमीनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। यही कहते हुए रीन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, उन सारे ब्लैक रोप वाले बंदों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है और रीन बस अपने स्वॉर्ड के एक स्लैश में एक इंसान को मार डाल रही होती है। वहाँ पे कोई भी उसका मैच नहीं होता है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है और ना ही उसे कोई रोक पा रहा होता है, बस सभी लोग उसके हाथों से मरे ही जा रहे होते हैं। ये देख के सनवू सोचता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसने अकेले यहाँ पे सभी लोगों को हैंडल कर लिया और सभी को खत्म कर दिया, बस यहाँ पे एक ही बचा है और जो एक लौता बचा हुआ होता है वो जुगेगन के साथ लड़ रहा होता है। जुगेगन बस उसके अटैक से डॉज कर रहा होता है, उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर रहा होता है। ये देख के सनवू सोचता है देखने से लगता नहीं कि वो ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। यही कहने के साथ सनवू अपनी एनर्जी को जुगेगन की बॉडी में डालने लगता है, जिससे जुगेगन की पावर को थोड़ा बूस्ट मिल जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। अपनी बढ़ी हुई पावर को महसूस करते हुए जुगेगन सोचता है मेरी बॉडी के अंदर एक अलग सी पावर घूम रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर काफी इनहेंस हो गई है। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी ब्लैक रोप वाला बंदा उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जुगेगन अपने फैन से बस एक नॉर्मली अटैक करता है उस बंदे के ऊपर। लेकिन जुगेगन की अभी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि जुगेगन का नॉर्मली अटैक उस बंदे के लिए काफी ज्यादा होता है और उस अटैक में वो बंदा मारा जाता है। ये देख के जुगेगन को खुद अपनी आंखों में भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके एक नॉर्मल अटैक में ही एक बंदा मारा गया। वो काफी ज्यादा हैरान होता है ये देख के और वो अपने बढ़े हुए पावर को देखते हुए सोच रहा होता है इस ब्लैक रोप वाले बंदे ने मेरे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा घबरा गया था और इसकी वजह से मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने अपने आयरन फैन को बाहर निकाल लिया और अपने आयरन फैन से इसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मेरे एक ही हमले में ये बंदा मारा जाएगा, मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अचानक से मेरी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इसके पीछे कहीं क्लैन लीडर का हाथ तो नहीं। यह कहने के साथ जुगेगन सनवू की तरफ देखता है, वो जैसे पीछे मुड़ के सनवू की तरफ देखता है तो सनवू उसको थम्स अप दिखा रहा होता है। ये देख के वो समझ जाता है कि उसकी पावर बढ़ने के पीछे सनवू का ही हाथ है, जिसे देख के वो अपने मन के अंदर सोचते हैं आखिर क्लैन लीडर ने किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मेरी पावर इतनी ज्यादा इनक्रेडिबली बढ़ गई। अभी रिन वहाँ पे देखते हुए कहने लगती है कि देखने से लगता है कि सभी लोग यहाँ पे मारे गए, अब कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचा है। ये देख के सनवू रिन और जुगेगन के पास जाता है और उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। ये सुनकर रिन और जुगेगन कहते हैं हाँ क्लैन लीडर हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आगे जुगेगन सनवू के पास जाता है और सनवू से कहता है लेकिन क्लैन लीडर मुझे आपसे कुछ पूछना था कि आपने किस तरह के मैजिक पावर का इस्तेमाल किया था मेरे ऊपर जिससे मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। ये सुनकर सनवू उसको कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, वो सोच रहा होता है अगर मैंने इसको अभी बताया कि मेरे पास एक सिस्टम है, अगर मैं किसी को मारता हूँ तो मुझे काफी सारी स्किल देता है तो ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा, मुझे कोई और झूठ बोल देना चाहिए इसे। यही सोचकर वो बोलता है कि मैंने तुम पे जो मैजिक का इस्तेमाल किया था वो मुझे मैन सेन जहाँ से मिली थी,
वो फॉर्मेशन मास्टर। ये सुनकर जुगीगन चौंकते हुए कहता है क्या सच में क्लैन लीडर आपने उस हिडन केव के अंदर मैन जा की टेक्निक को ऑब्टेन किया था? सनवू कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसी बकवास बातें करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें और अंदर जाना चाहिए क्योंकि ये सब तो बस मामूली गार्ड्स है, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। असली कल्प्रिट तो अंदर है, असली गुनहगार तो अंदर है। यही कहने के साथ वो तीनों ही दौड़ते हुए और भी गुफा के अंदर जाना चालू कर देते हैं। वो जैसे गुफा के और भी ज्यादा अंदर जाते हैं तो जुगीगन और जिन किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक लड़की को देख के काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं क्योंकि वो लड़की काफी सारी इंसानों की बॉडीज के ऊपर खड़ी होती है और उन सभी की पावर को ऑब्जर्व कर रही होती है और ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है ये खाना काफी ज्यादा टेस्ट है, ये खाना मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तभी वो सनवू को देख ली थी और उसकी टीम को देख के वो कहती है कि देखने से लगता है कि हमारे पास कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं। तभी हम लोगों को इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये लड़की होती है अर्थ ड्रैगन फॉलोइंग फायर की हेड विच मिल हुआ। आगे वो अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालते हुए कहती है कि मैंने जितना सोचा था इन सभी की पावर ऑब्जर्व करने के बाद मेरी पावर उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर वो सनवू और उसकी टीम को देखते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे खाने के बीच में आने की? आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। मैं पहले तुम लोगों के सर को तुम्हारे धड़ से अलग करूंगी, फिर तुम्हारे सर को कमांडर को पेश करूंगी। ये देख के रिन और जुगीगन दोनों ही अपने वेपन को बाहर निकाल लेते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे रिन सनवू से कहती है क्लैन लीडर इस मॉन्स्टर ने डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस किया है जिसकी वजह से पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई, या बस हमें ऑर्डर दे, हम इसे यहीं पे खत्म कर देंगे। ये सुनकर सनवू कहता है नहीं तुम दोनों को कोई भी फाइट करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिन और जुगीगन दोनों ही चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्या आप क्या बात कर रहे हैं? सनवू कहता है नहीं तुम लोगों को जितना फाइट करना था तुम लोगों ने पहले कर लिया, अब तुम लोगों को बिल्कुल भी फाइट करने की जरूरत नहीं है। इस बीच से अब मैं फाइट करूंगा, बस तुम दोनों थोड़ा सा पीछे हट जाओ। यही कहते हुए सनवू उस बीच के पास चला जाता है और उस बीच से कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ये वाइन्स कितने ज्यादा डिस्कस्टिंग और अजीब लग रहे हैं? मुझे ये वाइन्स इतने ज्यादा घटिया लग रहे हैं कि मैं अपनी स्वॉर्ड से इन वाइन्स को एक एक करके काटना चाहता हूँ, इसलिए आ जाओ मैं तुम्हारे वाइन्स को काट डालूंगा। ये सुनकर उस बीच को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने वेन्स को चारों तरफ फैलाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वाइन्स के बारे में ऐसा कहने की? तुमने आज ऐसा कह के अपनी मौत को बुलावा दिया है, आज तुम यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा बच के नहीं भाग पाओगे। यही कहने के साथ वो अपनी वेन से सनवू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देख के सनवू जल्दी से साइड में हटके उस अटैक को डॉच करता है। लेकिन वाइन्स काफी ज्यादा तेज होती है जिसके सनवू के गाल पे एक छोटा सा कट लग जाता है। ये देखकर सनवू जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते और बाकी सारे जो वेन्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते उसे अपनी स्वॉर्ड से काटने लगता है। ये देखकर वो विच अपने अटैक को और भी ज्यादा तेज कर देती है और अपने और भी ज्यादा वाइन्स को सनवू की तरफ भेजने लगती है। लेकिन सनवू फिर भी उन सारे वाइन्स को अपने स्वॉर्ड से टुकड़ों में काट दे रहा होता है। लेकिन तभी एक वाइन सनवू के साइड से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे सनवू देख लेता है और जल्दी से पीछे हटके उस अटैक को डॉच करते और अपनी स्वॉर्ड से उस वेन्स को काट देता है। ये देख के वो विच कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे मेरे कितने भी वेन्स को काट दो, तुम्हारा जब तक मन नहीं भरता है तुम तब तक मेरे वेन्स को काटते रहो, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे वेन्स लिमिटलेस है। मैं जितना चाहूँ अपने वेन्स को बना सकती हूँ और तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकती हूँ। सनवू उसके वेन्स को काटते हुए कहता है चलो ठीक है, देखते हैं कि आखिरकार तुम कब तक इसे झेल पाओगी। मैं तुम्हारे वेन्स को अपनी स्वॉर्ड से तब तक टुकड़ों में काटता रहूंगा जब तक तुम्हारी पावर खत्म नहीं हो जाती और तुम्हारे वेन्स बनना बंद नहीं हो जाते हैं। यही कहकर सनवू उस बीच के सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है और उसके वेन्स को लगातार काट रहा होता है और काटते हुए सोच रहा होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी लिमिट तक पहुंच जाऊंगा। तभी वो विच हंसते हुए सनवू से कहती है क्या तुम अपनी स्वॉर्ड स्किल का शो ऑफ कर रहे हो? तुम बस कुछ ट्रिक की वजह से ही मुझसे बच पा रहे हो अभी तक। मैं देखने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि तुम कब तक मेरे हमलों से बच पाओगे। क्या तुम्हारा ये घमंडी मुंह जो इतना ज्यादा बोलता है वो सच में तुम्हारी स्किल्स को जस्टिफाई करता है कि नहीं? मैं कब से तुम्हारे साथ बस खेल रही थी लेकिन अब मेरे खेलने का मन खत्म हो चुका है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, मैं इस गेम को यहीं पे खत्म करती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी असली पावर क्या है। यही कहकर वो विच अपना एक हमला सनवू की तरफ करती है जो इतना तेज होता है कि सनवू के बिल्कुल करीब पहुंच गया होता है और उस हमले को सनवू बड़ी मुश्किल से डॉच कर पाता है। उस हमले को डॉच करने में उसे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आगे सनवू खुद को संभाल के कुछ कर पाता उससे पहले वो विच एक और हमला करती है जो सनवू के साइड से होता है। सनवू उसे देख तो लेता है, उसे डॉच करने की कोशिश करता है लेकिन उसे डॉच नहीं कर पाता और वो हमला सीधे जाके सनवू के पेट में लगता है और उस हमले की वजह से सनवू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखे विच हंसते हुए कहती है तुम कमीने लड़के कहीं के, तुम इतनी लो स्किल के साथ मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? अब मैं तुम्हें पूरी तरह से डिवोर कर जाऊंगी, खा जाऊंगी बिना तुम्हारे कोई ट्रेस को छोड़े। यही कहकर वो विच अपने वेन से सनवू के खून को ऑब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन तभी उस विच को एक झटका सा लगता है। वो देखती है कि उसकी पावर धीरे धीरे करके कम होने लगी है, वो अपनी पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ये देख के वो सोचने लगती है आखिरकार मेरी पावर अचानक से इतनी ज्यादा कम कैसे होने लगी है। तभी उसे उन लोगों की याद आती है जिसके अंदर से वो पावर को ऑब्जॉर्ब कर रही होती है और उसका अभी भी कनेक्शन होता है उन लोगों के साथ, वो अभी भी उन सभी की पावर को ऑब्जॉर्ब कर रही होती है। इसे याद करते हुए वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ती है, उन सभी की बॉडीज को देखती है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे जुगीगन और जिन कैरेज में भर के सभी लोगों की बॉडीज को बाहर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तभी जुगीगन उस विच को उन दोनों की तरफ देखते हुए देख लेता है, जिसे देख के वो काफी घबरा जाता है। वो कहता है डेमिट हम पकड़े गए। तभी वो विच अपने वेन
वेंस से काफी गुस्से में उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरे खाने को हाथ लगाने की। ये देख के जुईगन जल्दी से दौड़ के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे उस वीच का सनवू के ऊपर से ध्यान हटता है, सनवू इस मौके का फायदा उठाता है। वो उस वीच से कहता है तुम एक इंसान से लड़ रहे हो तो तुम्हें हमेशा उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यही कहकर सनवू अपनी डिस्ट्रक्शन स्किल का यूज करता है जो उसे सलामेंडर मॉन्स्टर को मारने पे मिली हुई होती है। और वो जैसे इस टेक्निक का यूज करता है सनवू की बॉडी से काफी ज्यादा फायर निकलने लगता है और सनवू उस वीच के वेन्स को पकड़ लेता है जो उसकी बॉडी के अंदर होते हैं और उस वेन को पकड़ के कहता है मैं बहुत लंबे समय से इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से जला के राख कर दूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी पूरी तरह से नहीं जलाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे नीचे जो इनोसेंट लोग हैं वो भी पूरी तरह से तुम्हारे साथ ही जल जाए। लेकिन वो विच तो उस अटैक को देख के काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। वो सोच रही होती है आखिर इसके जैसा कोई कमीना इस अटैक को कैसे जानता है। लेकिन तभी सनू उसकी बॉडी की तरफ जो चारों तरफ आग घूम रही होती है उसे अपनी शॉर्ट में इकट्ठा करने लगता है और इकट्ठा करते हुए कहता है मैं तुमसे खेल खेल के काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल पाऊंगा अब। यही कहकर सनू अपनी जगह से जंप कर देता है और उस विच की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और उस विच के पास पहुंच के अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश करता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकलती है। वो शॉर्ट स्लैश सीधे जाकर उस विच को हिट करता है। हिट करते ही वो विच दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, उसकी पूरी बॉडी आग के अंदर कवर हो जाती है और जलने लगती है। और तभी सनू अपना स्लैश करके उसके पीछे आ जाता है और सनू जैसे उसके पीछे आता है तो हमें दिखाया जाता है उसके दोनों हाथ उसके सारे टेंटिकल कट जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर वो विच काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। वो जख्मी होकर सीधे नीचे की तरफ गिरने लगती है। आगे सनू चलते हुए उसके पास जाता है और उस विच से कहता है तुम पहले से काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, जब मैंने तुम्हारे पास से सारे टेंटिकल्स को काट दिया है। तो तभी हमें उस विच का हालत दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खराब होता है। वो सनू से कहते तुम कमीने कहीं के, तुम मुझे मार दो, तुम मुझे जिंदा क्यों रखे हो। सनू कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी इच्छा के मुताबिक मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ फन कर लूं। यही कहकर सनू अपने हाथ से कोई टेक्निक का यूज करता है। जैसे सनू अपनी टेक्निक का यूज करता है तो हमें दिखाया जाता है उस विच का हाथ फिर से आ गया होता है, उग गया होता है। ये देखकर तो वो विच भी काफी हैरान होती है, उसे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। लेकिन जैसे उसका हाथ फिर से उगता है सनू उसके हाथ को फिर से काट देता है जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है। वो दर्द में एक जोरदार चीख मारती है। आगे सनू उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे हील करता रहूंगा और लगातार तुम्हारे बॉडी के एक एक पार्ट को काटता रहूंगा, तुम्हें बेहिसाब दर्द देता रहूंगा। ये सुनकर वो विच काफी घबरा जाती है। वो सनू से कहती प्लीज मुझे मार दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। सनू कहता है ये तो बस शुरुआत है। हमें उस गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस गुफा के अंदर जितने भी थोड़े बहुत बचे हुए लोग होते हैं उन सभी को जुईगन और रिन बाहर लेके आ जाती हैं और जुईगन बाहर आने के बाद कह रहा होता है उस गुफा के अंदर काफी सारे लोग मारे गए हैं, बस यही लोग कुछ जो बचे हुए हैं वही जिंदा है बस। और वहाँ पे जितना भी जिंदा बचे हुए लोग थे हमने उन सभी को बाहर निकाल दिया है, लेकिन इन सभी की हालत भी ठीक नहीं है, इन सभी की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है अभी। फिर वो रिन से कहता है रिन क्या तुम अपनी एनर्जी का यूज करके इन सभी लोगों को थोड़ा बहुत हील कर सकती हो। रिन कहती है ठीक है मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। यही कहकर वो अपनी एनर्जी का यूज करके उन सभी लोगों को थोड़ा बहुत हील करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाती है। वो उन लोगों को हील नहीं कर पाती है। वो आगे परेशान होते हुए कहने लगती है इन लोगों को जो जख्म मिला है वो कोई सिंपल जख्म नहीं है जिसको मैं एनर्जी से यूज करके भर सकूं। मैं इन लोगों को हील नहीं कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ छोटे मोटे जख्म को ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके हील कर सकती हूँ, इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन को मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर जुईगन कहता है कि अगर हम लोगों ने जल्दी इन लोगों को ट्रीट नहीं किया तो इनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है, शायद ये लोग मारे भी जा सकते हैं। क्या हम इन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, हम इन्हें बस मरते हुए देख सकते हैं। ये सुनकर रिन सोचती है मैं अभी कुछ आम लोगों को भी नहीं बचा पा रही हूँ, मैं खुद को एक असहाय जैसा महसूस कर रही हूँ। मेरी जैसी कोई कैसे खुद को मुरीम यूनियन की मेंबर कह सकती है जो कुछ साधारण लोगों की जान भी नहीं बचा पा रही है। लेकिन तभी उन दोनों को आवाज आती है कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, तुम लोगों ने काफी अच्छी तरह से लोगों को बचाया। अचानक से ये सुन के वो दोनों ही चौंक जाते हैं। वो दोनों ही जल्दी से उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से ये आवाज आया हुआ होता है और वो लोग जैसे उस तरफ देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सनवू गुफा से बाहर आ गया होता है जो उन लोगों को देखते हुए कह रहा होता है कि तुम लोगों ने काफी अच्छी तरह से अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तभी वो लोग सनवू को देख के सनवू के पास जल्दी से भागते हुए जाते हैं और रिन सनवू से कहती है कि मुझे ये देख के काफी अच्छा लगा कि आप बिना जख्मी हुए बाहर आ गए। सनवू कहता है हाँ तुम लोग को भी देख के लगता है कि तुम लोग को भी कोई भी चोट नहीं लगा है। आगे रिन कहती है कि हम लोग तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन जिन लोगों को हम अंदर से रेस्क्यू करके लाए हैं उन लोगों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन लोगों की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। मैंने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन लोगों को हील करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं उन लोगों को हील नहीं कर पाई, मैं इसमें नाकामयाब हो गई क्योंकि मुझे उन लोगों की जख्म कुछ नॉर्मल जख्म नहीं लग रहे, उन लोगों की जख्म कुछ अजीब से हैं। ये सुनकर सनवू उन सभी लोगों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जबकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो तुम लोग उसकी चिंता मत करो, उन सभी की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर छोड़ दो। यही कहने के साथ सनवू अपने कपड़े के अंदर हाथ डालते और अपने कपड़े के अंदर से कुछ निकालता है। फिर आगे वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की है इन लोगों को बचाने के लिए, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अब इन लोगों की जिम्मेदारी मेरी है, अब इन लोगों को मैं बचाऊंगा। फिर आगे सनवू उन सभी जख्मी लोगों के पास जाता है, उन सभी की बॉडी में कुछ नीडल्स को लगाने लगता है और नीडल्स को लगाते
बताते हुए कह रहा होता है, मैं अभी रिवर्स प्यूरिफिकेशन और व्हाइट विशेष का दोनों स्किल का एक साथ यूज करने वाला हूँ। व्हाइट विशेष स्किल के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। सनवू ने इसका इस्तेमाल लीडर जिनवू पे किया था, जिसकी वजह से उनके रिकवरी सेल्स काफी तेजी से बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफी तेजी से रिकवर करने लगी थी। आगे हमें रिवर्स प्यूरिफिकेशन स्किल के बारे में बताया जाता है कि इस स्किल का इस्तेमाल हम जिस इंसान के ऊपर करते हैं उसके अंदर जितने भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं या टॉक्सिक एनर्जी होती है उसे बाहर निकाल देती है। आगे सनवू दोनों स्किल का जैसे एक साथ इस्तेमाल करता है वो लड़की की बॉडी फिर से हील होना चालू हो जाती है, जिसे देख के सनवू सोचता है इस लड़की के बॉडी में जितनी भी टॉक्सिसिटी थी वो बाहर निकलने लगी और इसकी सांसें फिर से नॉर्मल होने लगी है। मुझे लगता है कि अभी के लिए इन सभी लोगों के लिए इतना काफी होगा। आगे सनवू उन सभी लड़कियों का इलाज करने के बाद खड़ा होकर जुगेगन ओरिजिन से कहता है कि ये काम खत्म हो गया, अब इन लोगों की हालत फिर से नॉर्मल जैसी हो गई है। अभी के लिए इनकी जो क्रिटिकल कंडीशन थी वो ठीक हो गई है, अभी लोग नॉर्मल स्टेट में। अगर इन्हें पूरी तरह से रिकवर होना है तो इन्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन अभी के लिए कम से कम इन लोग की जान खतरे से बाहर है, ये लोग अभी मरेंगे नहीं। आगे रिन सनवू से पूछती है क्लैन लीडर आखिर का इन लोग को हुआ क्या था, इन लोग की हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई थी। सनवू उसे बताता है कि इन लोग की हालत इतनी ज्यादा खराब इसलिए हुई थी क्योंकि इन लोग को ड्रग दिया गया था। मुझे लगता है कि तुम लोग इस ड्रग के बारे में पहले से ही अवेयर हो गए कि ये ड्रग अफ्यूम से भी ज्यादा नशीली होती है। ये सुनकर रिन कहती है क्या वो सभी लोग इस ड्रग का इस्तेमाल लड़कियों पे करते हैं, उन्हें सामान की तरफ बेच देते हैं। सनवू कहता है हाँ वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वो लोग ह्यूमन को बेचते हैं। ये सुनकर रिन कहती है हम इस इंसिडेंट को ऐसी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जुगेगन भी कहता है हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, हमें जितनी जल्दी हो सके इस इंफॉर्मेशन को यूनियन को देना होगा ताकि वो गवर्नमेंट के साथ मिलके वुलेंग ग्रुप को एक ही झटके में खत्म कर दे। ये सब सुन के सनवू कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बस वहाँ पे खड़ा होता है और स्माइल कर रहा होता है। ये देख के रिन उससे पूछती है क्लैन लीडर आखिर आप स्माइल क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हैं। ये सुनकर सनवू कहता है भले हम इस जानकारी को यूनियन को दे दे और वहाँ पे जाके इस चीज के बारे में आवाज उठाए, लेकिन इन सभी चीजों का कोई भी फायदा नहीं होगा, वो सभी लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट की, अगर हम उन्हें इस बारे में रिपोर्ट भी कर देते हैं, सारी जानकारी भी दे देते हैं, फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी भले हमारे पास सबूत ही क्यों ना हो। रिन कहती है आप कहना चाहते हैं कि इन सभी इंसिडेंट के पीछे मुरिम यूनियन और गवर्नमेंट है। सनवू कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मुरिम यूनियन के अंदर एक कोई ऐसा है जो इन सारी चीजों के बारे में जानता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और वुलेंग ग्रुप क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानता है, फिर भी वो सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहा है। ये सुनकर जुगेगन और रिन दोनों ही चौंक जाते, वो बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगते, उन लोगों को इस चीज पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि ऐसा भी कुछ है। आगे सनवू कहता है क्या तुम लोगों को मेरे वर्ड्स याद है जो मैंने यहाँ पे आने से पहले तुम दोनों को कहा था, अगर तुम लोगों ने सच्चाई सुनी और तुम लोग मेरे साथ आए तो तुम लोगों को पीछे हटने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा, तुम लोग पीछे नहीं हट पाओगे। तो यही मौका है तुम दोनों के पास कि तुम दोनों आखिर क्या करना चाहते हो। अगर तुम लोग को यूनियन के ऊपर मेरे से ज्यादा भरोसा है तो तुम लोग यूनियन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, या तुम दोनों को मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा है यूनियन से, यही मौका है तुम्हारे पास चूज करने का कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, तुम लोग किसे चूज करते हो। ये सब सुन के रिन कहती है मुझे पहले ये बताओ कि आखिर वो इनसाइडर कौन है। सनवू बताता है कि वुलेंग ग्रुप अभी सिर्फ 2 ही रीजन में अपने ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पहला रीजन तो है जेजिंग और दूसरा रीजन है आनवू। आनवू रीजन का नाम सुन के जुगेगन और रिन दोनों ही चौंक जाते, वो कहते क्या अनवू। आगे सनवू कहता है कि जैसा कि तुम दोनों को पता है कि जेजिंग को काफी लंबे समय से वुलेंग ग्रुप कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वुलेंग ग्रुप का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है मुरिम यूनियन से, तो वहाँ पे ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं पे आनवू इन सारी चीजों से काफी ज्यादा अलग है। वहाँ पे 2 डिफरेंट फैक्शन है, उन्हें मुरिम यूनियन का पिलर भी कहा जाता है। पहला है सातो क्लैन का लीडर स्काई स्वॉर्ड क्लैन और दूसरा है नैमगोंग क्लैन। नैमगोंग क्लैन के सबसे यंगेस्ट सन की मौत 5 साल पहले ओपियम की ओवरडोज की वजह से हो गई थी। इसी की वजह से स्वॉर्ड सेंट जो है वो हर महीने नैमगोंग क्लैन के हर मेंबर की इंस्पेक्शन करते हैं। ये सब सुनकर रिन कहती है जबकि ये दोनों ही क्लैन नहीं है फिर वहाँ पे एक ही फैक्शन बचता है, माउंट हुआ सेक्ट। सनवू कहता हाँ बिल्कुल, माउंट हुआ सेक्ट का मास्टर चेंसू। जब तक मैंने मास्टर चेंसू से फाइट नहीं की थी तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मास्टर चेंसू ही है जो वुलेंग ग्रुप से छुप छुप के मिल रहे हैं। जब मैं उससे फाइट कर रहा था तो मैंने उसे उस पॉइंट तक पुश कर दिया था जहाँ पे उसने अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। जब उसने अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल किया तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जब एक मॉन्स्टर के अंदर से वैसी एनर्जी निकलती है। और एक और चीज है जिसकी वजह से मुझे ये बात पता चली, जब उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया था तब मुझे उसकी एनर्जी बिल्कुल वैसी ही लगी थी जैसे कि मुझे लीडर कॉक की और गुनसुन की और वो विच मिल हुआ की लगी थी। मास्टर चेंसू ने ब्लड सेक को ज्वाइन कर लिया और ब्लड सेक को ज्वाइन करने के बाद उसने डीमन गॉड से अपनी पावर को हासिल किया, उसने उससे पावर ली है। आगे सनवू जुगेगन और रिन से कहता है अब तुम्हारे पास खुद की चॉइस है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अगर तुम दोनों ने अपनी यूजलेस प्राइड को छोड़ दिया और मेरे ऑर्डर को मानने लगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अभी जितने लोगों को बचा पा रहे हो तुम उससे और भी ज्यादा लोगों को बचाओगे। जुगेगन और रिन क्या तुम दोनों मुझे फॉलो करना चाहोगे, क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। ये सुनते ही जुगेगन और रिन दोनों एक साथ सनवू के सामने अपने घुटनों पे आ जाते हैं और सनवू से कहते हैं क्लैन लीडर
लीडर, जो आपने हमें ऑफर दिया है हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, हम आपको फॉलो करना चाहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। ये सुनकर सनवू एक स्माइल करता और कहता बहुत अच्छे, तुम लोगों ने काफी अच्छा डिसीजन लिया, मैं तुम लोगों की ताकत को कुछ समय के लिए उधार ले रहा हूँ। फिर आगे सनवू वहाँ पे एक स्केलेटन मार्क्स को फेंकते हुए कहता है लगभग मैं इसके बारे में भूल ही गया था, उन सभी कमीनों के लिए ये एक मैसेज के तौर पे ठीक होगा। उस स्केलेटन को फेंक के सनवू वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि तुम कमीनों बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम में से हर किसी को खत्म कर दूंगा, तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वुलिंग ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर सभी ग्रुप के लीडर इकट्ठा होते हैं और वहीं पे वुलिंग ग्रुप का लीडर भी होता है और वाइस लीडर भी होता है। उन सभी के सामने सनवू का वही स्केलेटन वाला छोड़ा हुआ मार्क्स होता है, जिसे देखते हुए वुलिंग ग्रुप का लीडर कह रहा होता है पहले हमारे 3rd जेल के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, अब 9 जेल के ऊपर अटैक हुआ जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जबकि मैंने तुम सभी लोगों को वार्निंग दी थी कि सारे जेल की ताकत को बढ़ा दिया जाए, उन सभी के अंदर लोगों को और भी ज्यादा ऐड कर दिया जाए, लेकिन तुम सभी ने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना होता और सारे जेल की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होता तो हमारे 9 जेल के साथ आज ऐसा नहीं होता, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन तुम सभी लोगों ने, तुम सभी की गलती है इसमें। यही कहने के साथ अपनी पावर को रिलीज करता है और वो जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करता है वहाँ पे जितने भी बैठे हुए ग्रुप के लीडर होते हैं उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर पड़ने लगता है, वो सभी लोग सांस तक नहीं ले पा रहे होते हैं, यहाँ तक कि वाइस लीडर भी उस प्रेशर को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे होते, उन्हें भी उस प्रेशर को हैंडल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। आगे वुलिंग ग्रुप का लीडर अपनी एनर्जी से उस मार्क्स को हवा में उड़ाते हुए कहता आखिरकार उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई हम सभी को मॉक करने की, उकसाने की। फिर वो अपनी पावर की मदद से उस मार्क्स को तोड़ देता है और तोड़ के कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों को कब का उस कल्प्रिट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था, लेकिन तुम में से अभी तक किसी ने भी उसके बारे में एक सबूत तक ला के नहीं दिया मुझे, आखिरकार तुम लोग कब से कर क्या रहे थे। उस कमीने ने जब से हमारे 3rd जेल के ऊपर अटैक किया है तब से वो हमारे साथ खेल रहा है, वो हर बार अपने पीछे हमारे लिए एक मैसेज को छोड़ के जाता है, वो ये दिखाता है कि हम कितने ज्यादा कमजोर है कि हम उसे ढूंढ तक नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर एक लीडर घबराते हुए कहता है कि जब हमारे 9 जेल के ऊपर अटैक किया था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तब हमें पता चला था कि उस माउंटेन के ऊपर से जून क्लैन के लीडर सनवू को उतरते हुए देखा था कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि वही असली कल्प्रिट है इन सारी चीजों के पीछे, हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन वो अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले वुलिंग ग्रुप के लीडर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और अपनी स्वॉर्ड से उसके गले को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। ये देखकर वहाँ पे जितने भी बैठे हुए ग्रुप के लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। आगे वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है क्या यहाँ पे कोई और भी है जो ऐसे बकवास को करना चाहता है, उसके ऐसा कोई कमजोर इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। ये सुनकर वाइसले घबराते हुए कहता है कि जब हम 9 जेल को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब हमें ये बात पता चली थी कि जिस इंसान ने भी हमारे 9 जेल के ऊपर अटैक किया था उसने हाईएस्ट लेवल ऑफ द फायर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि पिछले 10 सालों के अंदर जेंजिंग के अंदर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट मास्टर हैं जो फायर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी उसके हाईएस्ट लेवल पे, तो शायद हम उस कल्प्रिट को पकड़ पाए। ये सुन के वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है वाइस लीडर जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद थी, इन सभी कचरों के बीच में तुम ही इकलौते हो जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। आगे वाइस लीडर कहता है कि बस इतना ही नहीं है, आगे जब हमने वहाँ पे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें पता चला हमारे 9 जेल के अंदर पॉइजन मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल किया गया था। तो जैसा कि हमने उम्मीद किया था सिर्फ एक ही बंदा नहीं है जिसने हमारे 9 जेल के ऊपर अटैक किया था, बल्कि उसके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने हमारे 9 जेल के ऊपर अटैक किया था। ये सुनकर वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है पॉइजन आर्ट, मुझे लगता है कि ये सभी लोग गोंगसुन से होंगे। वाइस लीडर कहता है कि ग्रुप लीडर हमें 9 जेल के अंदर फ्लेम सरपेंट को भी इस्तेमाल करने के कुछ निशान मिले हैं, लेकिन फ्लेम सरपेंट को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम असेंडेंट लेवल को रीच करना पड़ता है। ये सुनकर वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है इसका मतलब हमारे पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही इंसान है जो असेंडेंट लेवल को रीच करने में कैपेबल है और साथ ही साथ वो फ्लेम मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल करता है और उसके रिश्ते हमारे साथ कुछ इतने भी ज्यादा खास नहीं है। ये सुनकर वाइस लीडर परेशान होते हुए कहता है ग्रुप लीडर कहीं आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं ना, द फ्लेम एम्परर यंग गुआंगजो। आज से 30 साल पहले जब उसकी उम्र 50 साल हुई थी तब उसने असेंडेंट लेवल को रीच कर लिया था और उसके साथ ही साथ वो फ्लेमिंग आर्ट का भी इस्तेमाल करता है। एक बार जब एक एसोसिएशन के दूत ने उसे अपने अंदर भर्ती करने की कोशिश की थी तो उसने उसी को मार दिया था, जिसकी वजह से वो पूरे एसोसिएशन का टारगेट बन गया था। सभी एसोसिएशन के लोग उसको मारना चाहते थे, जिसकी वजह से उसकी फाइट भी हुई थी एसोसिएशन के स्क्वाड के साथ और वो फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी बल्कि लाइफ एंड डेथ की फाइट थी। ये सुनकर वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है लेकिन किसी तरह उसने उस लड़ाई के बाद अपने आप को सर्वाइव कर लिया होगा और एक जगह छुप के अपनी पावर को रिकवर किया होगा। वाइस लीडर कहता है हाँ ग्रुप लीडर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर सच में फ्लेमिंग एम्परर ही असली कल्प्रिट है तो जो सारी कड़ियां हैं वो एक दूसरे से मिल रही है। वुलिंग ग्रुप का लीडर कहता है अगर सच में फ्लेमिंग एम्परर ही असली कल्प्रिट है तो मुझे नहीं लगता कि हम पे जो अटैक हो रहे हैं वो रुकने वाले हैं, बल्कि ये अटैक ऐसे कंटिन्यू रहेंगे, शायद और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से हम बिल्कुल भी अब केयरलेस नहीं हो सकते हैं। अगर हमें हमारे जेल को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तो हमें हमारे जेल की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। सभी ग्रुप लीडर मेरी बात ध्यान से सुने, जितनी
जल्दी हो सके हमारे सारे जेल की ताकत को बढ़ा दिया जाए, जितना हो सके उतने ज्यादा और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को सभी जेल के अंदर भेजा जाए ताकि वो सभी लोग मिलकर हमारे बचे हुए जेल को बचा सके। ये सुन के सभी ग्रुप लीडर कहते हैं ठीक है लीडर, हम ऐसा ही करेंगे। आगे वुलेन ग्रुप का लीडर वाइस लीडर से पूछता कि तुमने मिनिस्टर की बेटी को कौन से जेल के अंदर रखा है। वाइस लीडर कहता है आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, हमने उसको जहाँ भी बंदी बना के रखा है वो जेल हमारे हिडन जेल के अंदर नहीं आता है। वुलेन ग्रुप का लीडर कहता है बहुत अच्छे, जब तक वो हमारे पास है हम उन कमीनों के ऊपर से अपना कंट्रोल खोएंगे नहीं, हम उन कमीनों के ऊपर अपना कंट्रोल बना रख सकते हैं जब तक वो लड़की हमारे पास है। और इसी के साथ ये मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर हमें उसी माउंट हुआ शेख के उसी एल्डर को दिखाया जाता है जिसने सनवू से फाइट किया होता है, जिसके पास वुलेन ग्रुप का लीडर आके कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी चली गई, इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। माउंट हुआ शेख का वो एल्डर कहता है क्या तुमने अपने इस शेख के अंदर किसी को भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं, तुम्हारे किसी भी मेंबर के पास कोई भी मैनर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। वुलेन ग्रुप का लीडर कहता है चलो मैं इस चीज के लिए तुमसे एक और बार माफी मांगता हूँ, तो चलो अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारा डिसीजन क्या है, तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा। ये सुनकर माउंट हुआ शेख के लीडर कुछ समय तक तो खामोश रहते हैं, फिर वो वुलेन ग्रुप के लीडर से कहते हैं क्या अगर मैंने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और एनर्जी को ले लिया तो मैं ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच करने के लिए कैपेबल हो पाऊंगा, क्या मैं ट्रांसेंडेंट लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। वुलेन ग्रुप का लीडर कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हें अपने गोल्स इतने ज्यादा छोटे नहीं रखने चाहिए, तुम ट्रांसेंडेंट लेवल के असेंडेंट लेवल को भी रीच कर लोगे अगर एक बार तुमने उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया तो। ये सुनकर उसके हाथ कपकापाने लगते, वो सोचता है क्या सच में मैं असेंडेंट लेवल को रीच कर पाऊंगा। जब मैं पहले यंग हुआ करता था तब मैंने मुड़ी यूनियन और माउंट हुआ शेख का टेंशन अपनी तरफ गेन कर लिया था, सभी को ऐसा लगता था मैं यंग जनरेशन में सबसे यंगेस्ट होऊंगा जो असेंडेंट लेवल को रीच करेगा, पूरे मार्शल वर्ल्ड में मेरे जैसा यंगेस्ट कोई भी असेंडेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता 1 साल 2 साल 10 साल मेरे लिए असेंडेंट लेवल का रास्ता और भी ज्यादा लंबा होता गया, मैं असेंडेंट लेवल से और भी ज्यादा दूर होता गया। असेंडेंट लेवल छोड़ो मैं ट्रांसेंडेंट लेवल तक को रीच नहीं कर पाया, मैं ट्रांसेंडेंट लेवल तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी कि मैं असेंडेंट लेवल पे नहीं पहुंच पाया, बल्कि मेरे माउंट हुआ शेख की गलती थी क्योंकि उनके मार्शल आर्ट इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो मुझे असेंडेंट लेवल तक पहुंचा पाते। मैं जो पहले काफी बड़ा जीनियस हुआ करता था वो एक कचरा बन के रह गया सिर्फ अपने माउंट हुआ शेख के मार्शल आर्ट की वजह से। तभी वुलेन ग्रुप का लीडर कहता है तुम ये मत सोचना कि तुम माउंट हुआ शेख के पार्ट हो, इसकी वजह से तुम असेंडेंट लेवल पे रीच नहीं कर पाए, बल्कि तुम अपने उस बेवकूफ मास्टर की वजह से असेंडेंट लेवल पे रीच नहीं कर पाए जिसने तुम्हें सिखाया। उसने अच्छी तरह से तुम्हें सिखाया ही नहीं कुछ भी, अगर उसने अच्छी तरह से तुम्हें सिखाया होता तो आज तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। ये सुन के माउंट हुआ शेख का वो एल्डर कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें सिर्फ माउंट हुआ शेख की गलती नहीं है बल्कि उस कमीने वुडेन की भी गलती है। उन सभी लोगों की वजह से ही मैं असेंडेंट लेवल को रीच नहीं कर पाया, वरना मैं बड़ी आसानी से असेंडेंट लेवल को रीच कर लेता। तभी वुलेन ग्रुप का लीडर अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है और माउंट हुआ शेख के एल्डर से कहता है क्या तुम्हें पावर की भूख है, क्या तुम्हें पावर चाहिए। अगर एक बार तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इस एनर्जी को ले लिया तो तुम्हारे रास्ते में जो असेंडेंट और ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच करने की बाधा है उन सभी बाधाओं को तुम बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाओगे और ट्रांसेंडेंट लेवल पे पहुंच जाओगे और शायद असेंडेंट लेवल पे भी पहुंच जाओ। लेकिन इस पावर को पाने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा, सब कुछ बलिदान करना होगा तुम्हें इस पावर को पाने के लिए, उसके बाद ही तुम इस पावर को ले पाओगे। ये सुन के वो माउंट हुआ शेख का एल्डर सोचता है अगर मैंने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, मैं ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच कर सकता हूँ बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना कोई सालों की मेहनत के मैं सीधा ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच कर लूंगा, शायद असेंडेंट लेवल पे भी पहुंच जाऊं। और एक बार अगर मैंने इतने ज्यादा हाईएस्ट लेवल को रीच कर लिया तो कोई भी मुझे कचरे की तरह ट्रीट नहीं करेगा, मुझे ऐसा नहीं दिखाएगा कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और साथ ही साथ इतनी ज्यादा पावर पाने के बाद ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच करने के बाद मैं उस सनवू से भी अपना बदला ले पाऊंगा, और इतनी ज्यादा पावर पाने के बाद वो कमीना सनवू भी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, उसे भी मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। यही सोचकर वो वुलेन ग्रुप के लीडर से कहता है ठीक है मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, बस इस पावर के लिए मुझे ये पावर चाहिए, किसी भी कीमत पे मुझे ये पावर दे दो। ये सुन के वुलेन ग्रुप का लीडर हंसते हुए कहता है बहुत अच्छे फाइनली तुम इस चीज के लिए तैयार हो गए, मैं इस चीज को सुनने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड ही खत्म होता है। जो भाई भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।